को शुरू करते हैं, ठीक है? तो आज के जो वेबिनार का हमारे पास टॉपिक था वो बेसिकली था हमारे पास खुद आगाही के ऊपर। तो खुद आगाही यानी सेल्फ अवेयरनेस, ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल का फ़लसफ़ा है खुद ही के हवाले से, ठीक है? यानी अपने आप के मुतल्लिक पहचानना कि हम लोग क्या हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को किस चीज़ के लिए तैयारी करनी है और हम लोगों को आगे किधर जाना है। तो उस चीज़ के लिए हम लोग खुद आगाही की वाली टर्म यूज़ करते हैं। तो आज का वेबिनार क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि हम बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के हवाले से जानना चाह रहे हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग फ़ील्ड क्या है, इसका स्कोप क्या है, हमें मिलेगा क्या ये करने से, हमारे लिए मसाइल क्या हैं और हमारे लिए जो हैं अपॉर्च्युनिटीज़ क्या हैं और हमें किस तरीके से अपना बेहतरीन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वगैरह चूज़ करना है। तो इस हवाले से फिर हम लोगों ने आज के वेबिनार को किया है और इस वेबिनार को इंशाल्लाह फिर हम लोग शुरू करते हैं जिसमें हम बज़्म बीएमई की एक्टिविटीज़ के मुतालिक देखेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि बज़्म के साथ हमारे साथ कौन-कौन से लोग जुड़े हुए हैं और हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोगों के मकासद क्या हैं, ठीक है? तो हम लोग इसको शुरू करते हैं फिर। बस ये कुछ लोग और आ रहे हैं, उनकी भी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देते हैं क्योंकि चलें फिर हम लोग आगाज़ करते हैं। और अच्छा बेसिकली खुद आगाही के मुतालिक जिस तरह मैंने आपको बताया था इसके इसमें हम लोग कुछ बेसिक देखेंगे कि हमारी फ़ील्ड में क्या-क्या चीज़ें हैं और उनके क्या ऑब्जेक्टिव हैं और किस तरीके से हम लोग इस चीज़ के हवाले से बेहतर तरीके से काविशें कर सकते हैं। तो बेसिकली हम अगर इसको शुरू करें तो सबसे पहले मैं अपने बारे में अगर आपको बता दूँ, मेरा नाम सैयद साइम गर्देज़ी है और मैंने हाल ही में सलीम हबीब यूनिवर्सिटी कराची से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की है और अल्हम्दुलिल्लाह 100% मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के ऊपर हमारी डिग्री कंप्लीट हुई है और जो हमारा बैच है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से हमारी डिग्री एक्रेडिटेड है और हमारे पास 2 लेवल होते हैं जब भी पीईसी से कोई डिग्री एक्रेडिटेड होती है। एक लेवल 1 होता है और लेवल 2 होता है। लेवल 2 हाईएस्ट लेवल होता है तो हमारे जो बैच को हाईएस्ट लेवल मिला था पीईसी से। तो यानी हम लोग अब अल्हम्दुलिल्लाह बायोमेडिकल इंजीनियर्स बन चुके हैं और अगर मेरी जो रिसर्च इंटरेस्ट है या जिस चीज़ के हवाले से मैं काम करता हूँ तो वो बेसिकली मैं बायो सिग्नल प्रोसेसिंग या फिर इंटेलिजेंट मेडिकल डिवाइसेस की डिज़ाइनिंग के हवाले से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में काम करता हूँ और ये या फिर कंप्यूटर एडेड डायग्नोस्टिक के हवाले से और ये मेरी मेजर एरिया ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट है, ठीक है? और इसके अलावा मैं जो हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और मेरे साथ कुछ लोग थे, हम सब लोगों ने मिलकर एक सोसाइटी बनाई है बज़्म बीएमई के हवाले से। हम लोग देखेंगे कि वो सोसाइटी क्या है, क्या करती है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे आगे चलते हुए देखेंगे। तो ये भी हमारे मतलब एक लाइफ़ का हिस्सा थी और इसके ऊपर भी हम लोग आगे काफ़ी हद तक काविशें वगैरह कर रहे हैं। तो अगर कहीं पे आपको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आती है या कोई इश्यू होता है तो आप मुझे आगाह कर सकते हैं। हम लोग फिर आगे चलते हैं। आगे हमारे पास सबसे जो पहली चीज़ है हमारे पास कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, ठीक है? तो सबसे पहले देखें अगर हमें पता नहीं है कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग क्या है तो हमें फिर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग सबसे ज़्यादा एडवांस फ़ील्ड और सबसे ज़्यादा इस दौर की बेहतरीन फ़ील्ड है। क्यों? इसलिए बेहतरीन फ़ील्ड है कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में हम लोग फ़िज़िक्स के हवाले से भी पढ़ते हैं, हम लोग मेडिकल साइंसेज़ के हवाले से भी पढ़ते हैं, हम लोग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के हवाले से भी पढ़ते हैं और हम लोग इन सब नॉलेज को थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा सीखते हैं ताकि हम लोग इसको यूज़ करके इंसान के मेयार सेहत को बेहतर बना सकें और इंसान की जो सेहत से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम लोग सॉल्व कर सकें। तो बेसिकली बायोमेडिकल इंजीनियर्स का मेन काम ही यही है कि वो मेडिकल मशीनें या फिर इस तरह से के सॉल्यूशंस डिज़ाइन और डेवलप कर सके, जिससे हेल्थ केयर से रिलेटेड हमारे पास जो चैलेंजेस हैं, उनका हल निकाला जा सके, ठीक है? और अगर हम लोग आगे चलते हैं तो बायोमेडिकल इंजीनियर्स के हमारे पास रोल क्या है? ये काफ़ी मैंने बेहतर तरीके से चीज़ें बनाई थी, ये आपको ऐसे आम लेक्चर में मिलेंगी नहीं इंशाल्लाह, ठीक है? ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बायोमेडिकल इंजीनियर के रोल कहाँ-कहाँ हैं, तो ये चीज़ें हमारे मुल्क के ही बायोमेडिकल इंजीनियर जो रोल काम कर रहे हैं, उसी के हवाले से ही है, ठीक है? तो इसमें ये बात हमारे पास नहीं है कि
कोई ऐसे के बारे में बता रहा हूँ जो चीज़ें पाकिस्तान में एग्ज़िस्ट नहीं करती हैं। तो हमारे पास मैं आपको ये बता रहा था कि हमारे पास बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का में जो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है वो यही है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के में कि हम लोग हेल्थ केयर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए काम करते हैं। और बाकी अगर मेरी स्क्रीन आपको विज़िबल हो रही हो तो मैं आपको अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे थे फ़िल वक़्त पहले कि मैंने आपको बता दिया था कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में हम लोग फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, लाइफ़ साइंसेज़ से रिलेटेड चीज़ों को इंटीग्रेट करते हैं और हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और उसके बाद बायोमेडिकल इंजीनियर्स के रोल क्या-क्या हैं? हमारे पास देखें बायोमेडिकल इंजीनियर्स जितनी फ़ैसिनेटिंग फ़ील्ड है और जितनी ये हमारे पास इंटीग्रेटेड नॉलेज है, तो इसमें बंदा काफ़ी रोल प्ले करता है स कर सकता है। सबसे पहला जो रोल जो मुझे फ़ैसिनेटिंग लगता है, वो ये है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर के तौर के ऊपर यानी आप लोग इस तरीके से बायोमेडिकल इंजीनियर के तौर के ऊपर बना होते हुए ऐसी मशीनें और इस तरीके की डिवाइसेस, इस तरीके के सॉल्यूशंस वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं, जिनसे आप लोग ह्यूमन की मुख्तलिफ तरह की बीमारियों हो गई या उसकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए काम कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर हमारे बज़्म में भी बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर के तौर के ऊपर काम कर सकते हैं और उन्होंने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी की हुई है। जिस तरह ये हमारे पास इंजीनियर डॉक्टर इमरान खान नियाज़ी हैं, ये बेसिकली ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसिंग के हवाले से इस वक़्त जो सबसे कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, उनमें इंजीनियर डॉक्टर इमरान खान नियाज़ी, इंजीनियर डॉक्टर नुमान नसीर का भी नाम शामिल होता है। ये हमारे बज़्म में ऐड हैं। इन्होंने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की थी रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। तो यानी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करने के बाद हम लोग खुद से रिसर्च कर सकते हैं कि कोई नई चीज़ बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम है जो कि हमारे लोग फेस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो हम खुद से कोई चीज़ें वगैरह डेवलप कर सकते हैं। तो एक एडवांटेज तो इसका ये हो गया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में हमारे पास बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का स्कोप है। और इसके साथ-साथ हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ अगर हम लोग आगे आए ना, तो बायोमेडिकल इंजीनियर खाली वहाँ पे नहीं है, बल्कि बायोमेडिकल इंजीनियर हमारी एकेडमिक्स में भी हैं, ठीक है? आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करने के बाद 4 सालें जब आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करोगे, तो आप लोग पढ़ा सकते हो और पाकिस्तान में जो अच्छे पढ़ाने वाले हैं ना, उनकी काफ़ी हद तक कमी है, ठीक है? तो आप लोग कोशिश करो कि आप लोग उन जैसे बनो जो कि अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। जिस तरह हमारी बज़्म में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बायोमेडिकल इंजीनियर हैं और जो कि इस वक़्त यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं और अच्छे ओहदों के ऊपर पढ़ा रहे हैं और अपने फ़राइज़ जो हैं ईमानदारी के साथ सरअंजाम दे रहे हैं। जिसमें एक हमारे पास इंजीनियर प्रोफ़ेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान अल हक साहिब हैं। ये हमारी यूनिवर्सिटी के डीन भी थे और हमने तकरीबन 3 या 4 कोर्सेज़ इनसे पढ़े हैं और बायो सिग्नल प्रोसेसिंग अगर मुझे अच्छी लगती है तो इनकी वज़ह से लगती है क्योंकि इन्होंने हमें इस तरह से और इस बेहतरीन अंदाज़ से पढ़ाया है। और इसके अलावा जो पीईसी का हमारे पास जो क्यूरिकुलम बना है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का, उसको बनाने में सर ज़ीशान अल हक ने काफ़ी अहम रोल अपना अदा किया था और ये भी बज़्म बीएमई में ऐड हैं, ठीक है? उसके बाद फिर बायोमेडिकल इंजीनियर में खाली एकेडमिक्स में जिस तरह सर ज़ीशान के बाद सर इरज हो गए। डॉक्टर इरज आप में से अभी कुछ लोग एनईडी से जिन्होंने जॉइन किया वो जानते हैं और डॉक्टर इरज अभी एनईडी के चेयरमैन हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के और इनका जो एरिया ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट है वो बायोमटेरियल्स के ऊपर है। यानी बायोमेडिकल इंजीनियर सिर्फ ये नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ खेलेगा, बायोमेडिकल इंजीनियर मटेरियल्स के हवाले से भी जा सकते हैं। तो ये एनईडी में अभी चेयरमैन के तौर के ऊपर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और इसके अलावा एचईसी में भी कुछ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वहाँ के हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करना और कुछ इवैल्यूएटर के तौर के ऊपर ये काम कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद फिर हमारे पास हैं इंजीनियर डॉक्टर सिद्रा आबिद सैयद, इंजीनियर डॉक्टर सिद्रा सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की में बायोमेडिकल इंजीनियर डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन है और जो सर सैयद हमारे पास यूनिवर्सिटी थी, इन्होंने पाकिस्तान में सबसे पहले बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिग्री प्रोग्राम शुरू किया था। आप कहीं पे भी चले जाओ, पाकिस्तान में जाओ, सऊदीया में जाओ या दुबई में जाओ, आपको सर सैयद के ग्रेजुएट लाज़मन मिलेंगे क्योंकि ये शुरू से इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। डॉक्टर साद जावेद खान ये एनईडी के ग्रेजुएट हैं और इस वक़्त चेयरमैन हैं हमारे पास ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के और ये भी बायोमेडिकल इंजीनियर हैं और ये बहुत कह सकते हैं कि वाक़ई जिनको रिसर्चर कहा जाए बायोमेकेनिक्स की फ़ील्ड में ये या रिहैबिलिटेशन इंजीनियरिंग की फ़ील्ड में जो इनके रिसर्च पेपर्स हैं वो काफ़ी क्वालिटी के भी हैं और ये भी बज़्म में ऐड हैं।
और स्टूडेंट्स के लिए हमेशा ये अवेलेबल रहते हैं। फिर इंजीनियर डॉक्टर ज़िया मोइनुद्दीन साहिब, आप में से अभी कुछ लोग एयर यूनिवर्सिटी से हैं, वो भी जानते होंगे। तो ये हमारे पास डॉक्टर ज़िया मोइनुद्दीन ग्रेजुएट हैं एयर यूनिवर्सिटी के ही। और इन्होंने अपनी मास्टर्स और पीएचडी मेरे ख्याल से इन्होंने कोरिया से की थी, और उसके बाद अभी एयर यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियर डिपार्टमेंट के ऊपर के हवाले से काम कर रहे हैं। और इसके साथ-साथ ये बज़ में भी ऐड हैं, और काफ़ी ये भी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं। फिर डॉक्टर सरमद शम्स, ये भी सर सैयद के ग्रेजुएट हैं, तो और अभी लेकिन ये लम्स-जम्स शोर हो के हमारे पास कह सकते हैं कि हेड ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के तौर के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अच्छा, ये जितने भी मैंने चेयरपर्सन का नाम मेंशन किया यहाँ पे, पाकिस्तान में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की जो टोटल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से जो चेयरमैन के ओहदे के ऊपर हैं, सिर्फ़ यही लोग हैं जिन्होंने वाक़ई बैचलर्स इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है। बाकी जो लोग हैं वो चेयरमैन के ओहदे के ऊपर तो हैं, लेकिन उन्होंने उनका या तो बैचलर्स मैकाट्रॉनिक्स में है, या तो बैचलर्स, मोस्टली जो लोग हैं उनका बैचलर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, ठीक है? तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करने के बाद यानी आप ये देख सकते हो कि एकेडमिक्स में भी सर्व कर सकते हो, और एक अच्छे ओहदों के ऊपर और अच्छी जगह के ऊपर सर्व कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है क्लिनिकल इंजीनियर। पाकिस्तान में लोग सोचते हैं कि बस बायोमेडिकल इंजीनियर है तो सिर्फ क्लिनिकल इंजीनियर ही। क्लिनिकल इंजीनियर यानी हॉस्पिटल में जितनी भी मेडिकल डिवाइसेस वगैरह आती हैं, उनकी मेंटेनेंस हो गई, उनको वहाँ पे लगाना, उनकी देखभाल करना, ठीक है? उनकी मैनेजमेंट वगैरह आ गई, उस हवाले से उनकी डॉक्यूमेंटेशन करना। तो ये सारी जॉब जो होती है क्लिनिकल इंजीनियर की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक हमारे पास हॉस्पिटल में इन्फ्यूजन पंप जिससे ख़राब हो गया, या एक अगर एनेस्थीसिया मशीन हमारे पास ख़राब हो गई, या कोई नई हम लोगों ने एनेस्थीसिया मशीन लानी हो, तो वो काम जो होते हैं वो क्लिनिकल इंजीनियर करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में क्लिनिकल इंजीनियर भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, और पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग तो क्लिनिकल इंजीनियर के तौर के ऊपर ही काम कर रहे हैं। तो अच्छा। लेकिन जो हमारे पास ये हैं सर दानियाल फ़ौज़। सर दानियाल जो हैं वो बेसिकली हेड ऑफ़ बायोमेडिकल इंजीनियर डिपार्टमेंट है शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के। और ये जो पीछे आपको इनका ये 3D प्रिंटर नज़र आ रहा होगा, ये इन्होंने खुद बनाया है, ठीक है? और ये क्लिनिकल इंजीनियर हैं, और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की हमेशा और जब भी इनको मौका मिलता है बहुत आसान तरीके से उनकी रहनुमाई करते हैं और उन्हें गाइड करते हैं। बाकी उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारी फ़ील्ड सिर्फ़ यहीं तक महदूद नहीं है। हमारी फ़ील्ड में आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने के बाद एज़ अ फ़ील्ड सर्विस इंजीनियर के तौर के ऊपर भी काम कर सकते हैं। खालिद भाई जो कि बज़्म बीएमए के को-फाउंडर हैं, हाल ही में पिछले साल ये ग्रेजुएट हुए थे, और अभी ये फ़ील्ड सर्विस इंजीनियर के तौर के ऊपर काम कर रहे हैं। आलमेड एक कंपनी है उसमें। तो फ़ील्ड सर्विस इंजीनियर में ये होता है कि आप जो मेडिकल डिवाइसेज़ होती हैं, जिस तरह एमआरआई मशीन हो गई, सीटी स्कैन मशीन हो गई, या बड़ी-बड़ी डिवाइसेज़ होती हैं, उनको जाके हॉस्पिटल में इंस्टॉल करते हो। और फिर अगर उन्हें कोई परेशानी आती है, आपकी एक फ़ील्ड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदे की फ़ील्ड है कराची में। तो कराची में अगर कहीं पे कोई मशीन में प्रॉब्लम आएगी, कुछ भी मसला होगा, या कहीं पे मशीन इंस्टॉल करनी होगी, तो वो फील्ड सर्विस जो इंजीनियर है, तो वो इस हवाले से अपना रोल प्ले करेगा। तो जिस तरह खालिद भाई हैं, इस तरह और भी काफ़ी लोग जो हैं वो एज़ अ फील्ड सर्विस इंजीनियर के तौर के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, खाली फील्ड सर्विस का भी नहीं, कुछ लोग जो होते हैं वो सेल्स इंजीनियर के तौर के ऊपर काम कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में ये यूज़ होता है, सेल्स एंड सर्विस बोथ यूज़ होते हैं, ठीक है? अच्छा, सेल्स में आपको दिखेंगे ज़्यादातर ऐसे लोग, बायोमेडिकल इंजीनियर कम होते हैं, ज़्यादातर हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो लोग होते हैं वो सेल्स एंड सर्विस में आ जाते हैं। लेकिन जो ये मेन रोल है हेल्थ केयर की डिवाइसेस को सेल करना, वो भी बायोमेडिकल इंजीनियर्स का ही है। तो ये जिस तरह हमारी एक क्लास फेलो थी रोज़मेरी जॉन, और ये आजकल अभी-अभी रिसेंटली ये ग्रेजुएट हुई है, मेरे साथ ही बज़्म की मेंबर भी हैं, और अभी ये सेल्स एंड सर्विस इंजीनियर के तौर के ऊपर, सेल्स कोऑर्डिनेटर के तौर के ऊपर हमारे पास स्पोर्ट्स मेडिसिन कराची में एक कंपनी है, तो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यानी देखें, आपके पास काफ़ी ज़्यादा मौक़े हैं कि आप बायोमेडिकल इंजीनियर बनने के बाद किन-किन चीज़ों में और कहाँ-कहाँ क्या जॉब कर सकते हैं और क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर अगर हम लोग आगे आएँ, तो हमारे पास जो जो बायोमेडिकल इंजीनियर्स हैं, मुझे 1 सेकंड दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो बायोमेडिकल इंजीनियर हैं, सेल्स एंड सर्विस के अलावा बायोमेडिकल इंजीनियर इंडस्ट्रियल इंजीनियर के तौर के ऊपर भी काम कर रहे हैं, ठीक है? इंडस्ट्रियल इंजीनियर पाकिस्तान में नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ ही नहीं है।
इंडस्ट्रीज, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पे मेडिकल मशीनें बनाई जा सके, खुद से बनाए। तो इसलिए मैंने आगे वो जगह ही खाली छोड़ी हुई है कि अभी इंडस्ट्रियल इंजीनियर पाकिस्तान में बनना बाकी हैं। और लेकिन बायोमेडिकल इंजीनियर इंडस्ट्रीज में जाके खुद से मेडिकल डिवाइसेस बनाते हैं और उनको फिर बड़े पैमाने के ऊपर बनाकर तो उनको डिस्ट्रीब्यूट वगैरह भी करते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर ये चीज़ आती है। फिर आते हैं हमारे पास बिजनेसमैन, तो ये हैं जी इंजीनियर ताहिर जलील साहब। ये हमारे पास जो सर सैयद यूनिवर्सिटी में जब उन्होंने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग शुरू करवाई थी, तो उनके जो अवलीन बैचेस थे उनमें सर ताहिर जलील साहब का शुमार होता है। ये हमारे डीन जो हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़िशान अल हक, जिनके बारे में अभी आपको मैंने बताया था, उनकी क्लास फेलो भी हैं। ये पूरा जो बैच है ना, ये इस वक्त पाकिस्तान के 1999 बैच है, सॉरी, बीएमई का। तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ बीएमई की जगहों के ऊपर, आला ओहदों के ऊपर फाइज हैं। अच्छा, सर ताहिर जलील साहब जो हैं, ये इनकी बड़ी स्ट्रगल है, ठीक है। इनके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, क्योंकि बज़्म बीएमई के प्लेटफॉर्म से हमें इन सब लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला है। तो इन्होंने बिल्कुल जो ही ग्रेजुएट हुए, तो इन्होंने ग्रेजुएशन से पहले ही जब ये यूनिवर्सिटी में होते थे, तो यूनिवर्सिटी में होते हुए ये लोगों को आके जो जब वो बच्चे प्रोडक्ट बनाते थे ना अपने, या फिर प्रोजेक्ट वगैरह के लिए कोई काम कर रहे होते थे, तो उनको ये सर्वो मोटर्स वगैरह, कराची में एक जगह है हमारे पास, इब्राहिम हैदरी से पीछे शेरशाह एक जगह है, ठीक है, वहां से वो काफी ज्यादा सर्वो मोटर बड़ी तादाद में लाटपुर इलाके के बच्चों को बेचते थे। तो अब ये वही काम सिर्फ बड़े पैमाने के ऊपर करते हैं और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में करते हैं। और काम वो ये कर रहे हैं कि मेडिकल मशीनें जितनी भी हैं, कुछ चाइना से लेते हैं जो कि यूज़ हुई होती हैं, ठीक है। और यूज़ हुई मशीनें कुछ चाइना से ली, कुछ बाहर यूरोपीय ममालिक से ली, और पाकिस्तान में आके तो ये उनको फिर सेल्स करते हैं, सेल्स एंड परचेज का काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है ये पेशेंट मॉनिटर के हवाले से डीलिंग वगैरह करते हैं, और खुद से आजकल पेशेंट मॉनिटर बनाने के लिए काम भी कर रहे हैं। और इनका जो रोल है बड़ा अच्छा है। और साथ में ये सर सैयद के जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। और लेकिन बस में ये ऐड हैं, आप में से कभी भी किसी को भी इनसे कुछ पूछना हो, आप इनसे पूछ सकते हो। ये तकरीबन हर 2-3 महीने बाद या तो इनका चाइना का चक्कर लगता है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मशीनें लाने के लिए, या फिर यूरोप का। तो आपको ये काफ़ी इस हवाले से गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी आप बायोमेडिकल इंजीनियर बनने के बाद बिजनेसमैन के तौर के ऊपर भी काम कर सकते हो। उसके बाद देखें, बायोमेडिकल इंजीनियर, हमारे अपने बायोमेडिकल इंजीनियर जो हैं वो कंसल्टेंट के तौर के ऊपर भी काम कर रहे हैं। ये इंजीनियर मोहम्मद अब्दुल्ला फारूकी साहब हैं। ये ताहिर जलील साहब लोगों के भी सीनियर हैं, ठीक है। और ये सीनियर बायोमेडिकल इंजीनियर हैं। इस वक्त ये दुबई में हैं और प्योर हेल्थ एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे काम कर रहे हैं और कंसल्टेंट के तौर के ऊपर, यानी लोगों को मशवरा देते हैं। क्योंकि डेफिनेटली 1999 में, 1998 में, 1996 में ये लोग पढ़ रहे थे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करने के बाद। फिर ये लोग काफ़ी वेल इस्टेब्लिश भी हैं और हम अपने बच्चों के लिए अवेलेबल होते हैं। हमारी फील्ड की सबसे मज़े की चीज़ ये है कि बायोमेडिकल इंजीनियर दूसरे के लिए अवेलेबल रहेगा। ये जिन लोगों को मैंने मेंशन किया है, आप में से कभी किसी को कुछ भी पूछना हो तो आप इनसे पूछ सकते हो। तो आप देखें, कंसल्टेंट के तौर के ऊपर भी काम कर रहे हो। अब एक चीज़ है एंटरप्रेन्योर। तो जिस तरह मैंने जब एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स पढ़ा था, तो मेरे ख्याल से एंटरप्रेन्योर वो होता है कि जो कि अपने माहौल में कोई प्रॉब्लम देखता है अपने एनवायरनमेंट में, और उसको सॉल्व करने के लिए फिर वो खुद से कोई चीज़ क्रिएट करता है, खुद से कोई चीज़ इनोवेट करता है। एंटरप्रेन्योर बेसिकली इनोवेटर भी होता है, जितना मैंने समझा है। तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से इनोवेटर नहीं है, इसीलिए मैंने ये डाला कि हम लोग ढूंढ रहे हैं। आप लोग बनोगे इन एंटरप्रेन्योर, और एंटरप्रेन्योर बन के ऐसे करोगे कि खुद से मेडिकल मशीन डिवाइसेस जो हैं यहाँ पे बनाओगे, और खुद से उसे खाली अपने लोगों की ज़रूरियात को ही पूरा नहीं करोगे, बल्कि जो दूसरे लोग हैं उनको भी आप लोग मतलब उनको डिलीवर करोगे और उन लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा करोगे। तो यानी आप एंटरप्रेन्योर के तौर के ऊपर भी बायोमेडिकल इंजीनियर बनने के बाद काम कर सकते हो। और इनकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो जॉब करने वाला होता है ना, वो सिर्फ अपना पेट पालता है। और जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो बहुत से लोगों के लिए रोज़गार का वसीला बनता है, बहुत से लोगों की ज़िंदगानी में खुशियाँ बिखेरता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, एंटरप्रेन्योर के बाद एक होता है मैनेजर रेगुलेटरी अफेयर्स। हमारे पास जो जो भी मेडिकल डिवाइस होती है ना, क्योंकि उसका ताल्लुक हेल्थ से होता है, तो हेल्थ से अगर किसी भी चीज़ का ताल्लुक होता है, तो फिर उसके अंदर रेगुलेटरी अफेयर्स आ जाते हैं। मतलब आपको बहुत से रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, आपको बहुत से चीज़ें हैं जिनके दायरे में रह के काम करना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए पाकिस्तान के अंदर एक अथॉरिटी है जिसे कहते हैं ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, यानी ड्रैप। तो ड्रैप के अंदर बायोमेडिकल इंजीनियर होने चाहिए, क्योंकि ड्रैप, बदकिस्मती से पाकिस्तान में ड्रैप ही
कोई भी मेडिकल मशीन बनेगी ना, उसको अप्रूव ड्रैप ही करेगी, ठीक है? तो ड्रैप में बायोमेडिकल इंजीनियर तो काफ़ी हूँ तो बेहतर है, लेकिन फिलहाल ड्रैप में सिर्फ एक ही बायोमेडिकल इंजीनियर हैं, जो कि इंजीनियर सरवजात हैं। सरवजात दारुल सेहत में इस वक्त बायोमेडिकल इंजीनियर के तौर के ऊपर काम कर रहे हैं। दारुल सेहत जो हॉस्पिटल है वो कराची में है, ठीक है? तो ड्रैप में एक सिर्फ बायोमेडिकल इंजीनियर वही है, लेकिन अभी रेगुलेटरी अफेयर्स में जाना बायोमेडिकल इंजीनियर्स का बनता है। और हमें पता हो हमें कि कौन से हमने स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं मशीन बनाने के लिए, और कौन कौन सी चीज़ें हैं। और जब यहाँ पे हमारे लोग होंगे तो हमें मशीनें वगैरह बनाने में आसानी होगी, और हम खुद से कम्प्लेक्स जो हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आगे अगर हम लोग आए तो बज़्म बीएमई के हवाले से, ठीक है? अच्छा, मैं अभी कुछ लोगों की और शायद रिक्वेस्ट आई है, उनको भी एक्सेप्ट कर देते हैं। अच्छा, बज़्म बीएमई हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग तो अभी, आप लोग जिन्होंने ज्वाइन किया इनमें से आप लोग काफ़ी ऐसे हैं जो कि अभी-अभी आपने बज़्म में शामिल हुए हैं। आपने अभी-अभी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग फील्ड ज्वाइन किया। बज़्म बीएमई हम लोगों ने बनाई थी अगस्त 2022 में, ठीक है? और उसका मकसद यही था कि बायोमेडिकल इंजीनियर्स को बताया जाए कि असल में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग फील्ड क्या है। सबसे पहले तो बायोमेडिकल इंजीनियर्स को बताया जाए। जब उन्हें पता होगा तो फिर वो पाकिस्तान में दूसरे लोगों को भी बताएँगे कि यार हमारी फील्ड का असल मकसद क्या है। बज़्म बीएमई पूरे पाकिस्तान के बायोमेडिकल इंजीनियर्स को जोड़ती है, और बज़्म बीएमई वो है कि जिसमें ज़्यादातर बायोमेडिकल इंजीनियर्स वही हैं जो कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज़ हैं और रजिस्टर्ड हैं, या फिर वहाँ की रजिस्टर्ड या एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। तो हमारा मकसद अपने बच्चों को, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताना फील्ड के बारे में, उनकी प्रोफेशनली मदद करना, उनको इनकरेज करना, और उनको मोटिवेट करना कि वो फ्यूज़ ठीक करने की जॉब को छोड़कर खुद से मेडिकल डिवाइसेस बनाने की तरफ, या खुद से ऐसी जॉब करें जिससे पता चले कि वो लोग वाकई इंजीनियर हैं। तो ये हमारा मेन मोटिव था, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, और हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग फील्ड को अपलिफ्ट किया जा सके। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 1250 प्लस मेंबर्स हैं। आप देख सकते हैं बज़्म बीएमई 1 और बज़्म बीएमई 2 दो ग्रुप्स हैं। अभी हमारे पास शायद 1300 से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन एक्टिव जो लोग हैं वो थोड़े कम हैं, और ज़्यादातर लोग बस सिर्फ व्हाट्सएप के ग्रुप तक से मैसेजेस देखने की हद तक रहते हैं। लेकिन जब तक लोग एक्टिवली रोल प्ले नहीं करेंगे तब तक हमारा जो मिशन है वो सही तरीके से अचीव नहीं हो सकेगा। अच्छा, बज़्म बीएमई की अगर बताया जाए तो बज़्म बीएमई जब बनाई थी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनिशिएट किया था सबसे पहले, और मेरे ये लिंक्डइन मेरी प्रोफाइल है, आप देख सकते हो। और मेरे साथ फिर तकरीबन 2-3 माह बाद फिर हमारे पास इंजीनियर खालिद महमूद साहिब जो हैं, इन्होंने बहुत मदद की, और इन्होंने हमारे पूरी बज़्म बीएमई की डिजिटल लाइब्रेरी बनाने में, हमदर्द से लोगों को ऐड करने में, फिर उसके बाद पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि इनके भी कनेक्शन अच्छे थे और मेरे भी, मैं क्योंकि कश्मीर से हूँ, तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारा लिंक रहा था। तो उस तरीके से बनते-बनते हम लोगों ने बज़्म बीएमई को इनिशिएट किया था। पहले बहुत कम लोग थे, फिर जुड़ते-जुड़ते पूरा कारवां बनता गया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी टीम्स भी हैं। जिस तरह हमारे पास बज़्म बीएमई की टीम लीड में अगर आप देखें तो हमारे पास दानियाल साहिब हैं। जितने भी आपको पोस्टर वगैरह नज़र आते हैं, दानियाल और आज़ान ये दोनों लीड कर रहे हैं इस टीम को, और बहुत अच्छे से डिज़ाइन करते हैं। कभी इन्होंने किसी चीज़ का तकाज़ा नहीं किया कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए, हमें सर्टिफ़िकेट चाहिए, नहीं। बस ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें अपनी फ़ील्ड को बताना है लोगों को कि अपनी फ़ील्ड क्या है, और अपनी फ़ील्ड के हवाले से इन्होंने अवेयरनेस फैलानी है। उसके बाद यही हमारे पास बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की फ़ील्ड में ही हमारे पास आमिर हैं, आमिर एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से हैं। दानियाल जो हैं हमारे पास ये एनईडी यूनिवर्सिटी कराची से हैं। अज़ान हमारे पास रिफ़ा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से हैं। हया हमारे पास एनईडी यूनिवर्सिटी कराची से हैं। तो आमिर जो हैं इवेंट मैनेजमेंट लीड हैं, और ये हमारे पास इस्लामाबाद की में जो भी हम लोग को इवेंट वगैरह करवाते हैं उसमें आमिर कलीदी किरदार अदा करते हैं, ठीक है? और एयर यूनिवर्सिटी में भी ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हया हमारे पास अभी-अभी मीडिया एंड मार्केटिंग टीम की लीड के तौर के ऊपर आई है। पहले इंजीनियर सायरा थी जो कि अभी नस्ट से मास्टर्स कर रही हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से सर्व किया। अब हया मीडिया एंड मार्केटिंग टीम की एक्टिविटीज़ को देखेंगी। अच्छा, उसके अलावा अगर हम देखें बज़्म बीएमई के बारे में आपको बताऊँ, तो ये बेसिकली हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव लीड्स हैं हमारे पास, ठीक है? तो जो हमारे पास बज़्म बीएमई के रिप्रेजेंटेटिव लीड हैं, हमारी सोसाइटी फैली कैसे है? हम लोग आजकल एक्टिव कम दिख रहे हैं, उसकी रीज़न सिर्फ़ यही है कि हम चाह रहे हैं कि इफ़ेक्टिवली मैसेज हमारा जाए। हालाँकि आप देखें तो पाकिस्तान की जितनी भी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, पीसी से एक्रेडिटेड,
उनमें हमारे पास बज़्म के रिप्रेजेंटेटिव हैं। उमर जो हैं हमारे पास सलीम हबीब यूनिवर्सिटी कराची से हैं। ज़ोबिया और माहीन हमारे पास रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। ज़ुफ़ैर जो थे ये हमारे पास रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर से रिप्रेजेंटेटिव लीड हैं। फिर हमारे पास इसी तरीके से फ़ातिमा हैं जामशोरों से। ताहा हमारे पास सर सैयद से हैं। रबाब और फैज़ान यूईटी लाहौर के एसके कैंपस से हैं। और हमारे पास यूईटी लाहौर नारावाल से अदील हैं। और इसी तरीके से हमारे पास अनस एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से हैं। और हमदर्द से रमशा हैं। ज़ियाउद्दीन से हमारे पास इनारा है। तो हमारे पास हर जगह से आप देख सकते हैं हर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से रिप्रेजेंटेटिव लीड मौजूद है। और रिप्रेजेंटेटिव लीड का मेन काम ये है कि वो बताएं अपनी यूनिवर्सिटी में बच्चों को कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग क्या चीज़ है, बज़्म बीएमई क्या है, और हम लोग मिलके कैसे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं। और आप सब लोगों का तावन हमारे लिए कितना मायने है साबित हो सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो बज़्म बीएमई के अंदर हमारे पास जब शुरू किया था, हमारे पास बज़्म में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कि जिनके बारे में आप लोगों ने शायद कभी अखबारों में पढ़ा होगा या शायद आपने सुना ही होगा। जिस तरह हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर यावर हयात खान बज़्म बीएमई में ऐड हैं। प्रोफेसर डॉक्टर यावर हयात खान रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के डिप्यूटी वाइस चांसलर हैं। और ये काफ़ी अच्छे से मतलब इन्होंने शुरू से ही हमें काफ़ी मोटिवेट किया है। और ये बेसिकली बायोमेडिकल इंजीनियर नहीं है, ये हमारे पास इन्होंने डेंटिस्ट हैं ये। और लेकिन इनको बज़्म में ऐड करने का जो मेन रोल था वो ये है क्योंकि इनको एकेडमिया के हवाले से काफ़ी एक्सपीरियंस है। और उस हवाले से इन्होंने हमारी काफ़ी मावनत की थी। डॉक्टर हुसैन हबीब शुरू में जब बज़्म बीएमई हम लोगों ने बनाई थी, तो डॉक्टर हुसैन हबीब इस वक्त रजिस्ट्रार हैं सलीम हबीब यूनिवर्सिटी कराची के। तो पहले जो बंदे थे या नोटेबल जो शख्सियत थी वो डॉक्टर हुसैन हबीब थे, जिन्होंने एकदम से बज़्म बीएमई को ज्वाइन किया था। और ये तावन हम उनका हमेशा याद रखेंगे। और आजकल भी अगर आप देखें तो डॉक्टर हुसैन हबीब को बज़्म के हवाले से कोई भी एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर भवानी शंकर चौधरी साहब, डॉक्टर भवानी शंकर चौधरी साहब मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो में हमारे पास बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन्होंने शुरू किया था। अगर सिंध के अंदर किसी बंदे ने इंजीनियरिंग को फैलाया है ना, तो वो डॉक्टर भवानी शंकर चौधरी साहब है। ठीक है, इनको हमारे पास सितारा इम्तियाज़ मिल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें सितारा इम्तियाज़ से नवाजा था। बहुत आजीज़ हैं, हमेशा बायोमेडिकल इंजीनियर के लिए ये अवेलेबल रहते हैं। और बज़्म बीएमई के जिस तरह हवाले से जो इन्होंने पहला आइडिया एक दफ़ा इन्होंने ही दिया था, एक दफ़ा ये पीसी के इवेल्युएटर के तौर के ऊपर हमारी यूनिवर्सिटी में आए थे। उन्होंने कहा था कि आप लोग बनाओ इस तरीके की सोसाइटी और अपनी फील्ड को आगे लेके जाओ। तो डेफिनेटली मतलब उनका उस वक्त से हमारे साथ तावन और उस वक्त के से हमारे साथ किरदार इनका काफ़ी बेहतरीन रहा है। अच्छा, हम लोग अगर आगे आए तो बज़्म बीएमई ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ बातें करते हैं, बल्कि हम लोगों ने काम किया है। काम हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने एक एमओयू साइन किया था पाफला के साथ। पाफला एक एसोसिएशन है, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ फ्रीलांसिंग। ठीक है, और ये जो फ्रीलांसिंग के तौर के ऊपर हमने एमओयू क्यों किया था कि हमारे जो बच्चे हैं ना, कुछ बच्चों को जॉब नहीं मिलती है, तो जो फ्रीलांसिंग के हवाले से जो उनको गाइड किया जा सके कि अपवर्क के ऊपर आप लोग कैसे अच्छे से प्रोजेक्ट वगैरह करके तो अपनी अखराजात निकाल सकते हो, साथ में अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा फाइवर के ऊपर कैसे काम कर सकते हो, तो उसके लिए हम लोगों ने एमओयू साइन किया था पाफला के साथ। और किसी भी हमारे बच्चे को या किसी भी हमारे स्टूडेंट को अगर रेनवाई चाहिए फ्रीलांसिंग के हवाले से, तो पाफला के साथ जो बज़्म का एमओयू है, तो पाफला हमेशा बज़्म बीएमई के लिए और उसके मेंबर्स के लिए अवेलेबल रहेगी। फिर हम लोगों ने ये जो हेल्थ एशिया एक हमारे पास होता है, मतलब एशिया का सबसे बड़ा जो मेडिकल डिवाइसेस का हमारे पास एक एक्सपो होता है, वो हेल्थ एशिया है। ठीक है, उनके साथ हम लोगों ने एमओयू साइन किया था। जो अगली दफ़ा हेल्थ एशिया होगा 22nd हेल्थ एशिया, उसमें हमारे पास बज़्म बीएमई का भी पूरी नुमाइंदगी होगी उसमें। और हेल्थ एशिया में वो बायोमेडिकल इंजीनियर्स को एक अलहदा पूरा एक स्टॉल वगैरह देंगे और सारा बताएंगे लोगों को कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग फील्ड की क्या अहमियत है। तो अगर आप देखें तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हेल्थ एशिया वालों के साथ एमओयू साइन करना। और इसके साथ-साथ हम लोगों ने खाली ये नहीं है कि हेल्थ एशिया वालों के साथ एमओयू साइन किया, हम लोगों ने जीटेक आप देखें अभी भी लिंक्डइन खोल के तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसिंग के हवाले से या फिर मोस्ट एडवांस आजकल जो टॉपिक है न्यूरो रिहैबिलिटेशन के हवाले से खुद से ये प्रोडक्ट बनाते हैं जीटेक वाले। ठीक है, और इस तरीके से हमारे पास सेंसर बनाते हैं जिससे ईईजी सिग्नल हमारे पास एक्वायर हो सके और फिर पता चल सके कि बंदा इस वक़्त दिमाग में क्या सोच रहा है, जिससे रिहैबिलिटेशन इंजीनियरिंग में मदद होती है। तो हम लोगों ने उनके साथ भी एमओयू साइन किया था। साइन करने की वजह कि हमारे बच्चों को
पता चल सके, अगर हमारा कोई मेंबर बस में बीएमई का ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसिंग के हवाले से प्रोजेक्ट कर रहा है, तो उसको सुपरवाइज जीटेक के लोग करें। जीटेक एक ग्लोबल लीडर है, ठीक है, बीसीआई सिस्टम बनाने में। तो अगर आप खुद देखें, आपको वो सुपरवाइज करेंगे, तो आपके लिए ये चीज़ कितनी मावन साबित हो सकती है। तो ये इनके साथ एमओयू है। फिर इसके अलावा ये भी है कि जीटेक वाले इंटर्नशिप जो ऑफर करते हैं, उसमें कुछ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो हमारे स्टूडेंट्स हैं बस में बीएमई के, उनको भी ऑफर करेंगे। तो लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स थे, उनकी तरफ से रिस्पांस थोड़ा हल्का था, वो उतने ज़्यादा सीरियस नज़र नहीं आए हैं। तो जो सीरियस नज़र आएगा डेफिनेटली उसके लिए फिर ये अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, और भी अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करेंगी। अच्छा, इसके अलावा हम लोग बहुत सी एक्टिविटीज़ कर चुके हैं। हम लोगों ने एक वेबिनार करवाया था, सेमिनार सॉरी, नैनो टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस के हवाले से। उस वक्त डॉक्टर मुनीज़ा हमारी बज़ में ऐड होती थी। ये पहले बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन रह चुकी हैं। फिर वो किसी वजह से चली गई थी बज़ से, लेकिन सेमिनार उन्होंने ये वाला ज्वाइन किया था, ठीक है। इसके अलावा कराची में हम लोगों ने मुख्तलिफ लोगों के साथ मिले। ये इंजीनियर तार जलील साहब, जिनके बारे में मैंने आपको अभी बताया था, ये इंजीनियर ताबिश शाह हैं, और ये रिम्स रोमा हॉस्पिटल में बायोमेडिकल इंजीनियर रिंग के हवाले से मैनेजर हैं, यानी क्लिनिकल इंजीनियर के तौर के ऊपर काम कर रहे हैं। हमने इनसे बात की, हमने इनसे गुफ्तगू की कि कैसे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग को प्रमोट किया जा सके, हमारे लोगों के लिए क्या क्या मसाइल हैं। तो यानी हम लोग यहाँ पे इनके साथ भी काम कर चुके हैं। अगर हम लोग फिर आगे आए, तो हमने फिर एक एमओयू साइन किया था नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नस्ट पार्क में। हमारे पास आजकल एक बायोमेडिकल इंजीनियर है, इंजीनियर मुबशरा अनीस नाम है इनका। और ये आजकल इन्होंने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया था इनोवेम के नाम से। तो इसमें अब्दुल्ला भाई ये नज़र आ रहे हैं आपको, इंजीनियर अब्दुल्ला के नाम से। इन्होंने काफ़ी तावन हमारे साथ किया था। तो अच्छा, हम लोगों ने एमओयू इसलिए साइन किया था इनके साथ कि हम लोग मिलके तो कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। जब भी एमओयू होता है तो दोनों पार्टीज़ को बेनिफिट होना चाहिए। हमारा बेनिफिट ये था कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब्स और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिले। इन्होंने अपना, जो हम लोगों ने एमओयू में बात की थी, इन्होंने अपना हक अदा किया, इन्होंने हमारे बच्चों को इंटर्नशिप वगैरह प्रोवाइड की। लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बदकिस्मती से मैं क्योंकि मेंशन करूंगा, वो लोग आगे जाके वहाँ जाके सीरियस नहीं रहे हैं। और इस वजह से अब हम लोग सिर्फ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ उन्हीं लोगों को प्रोवाइड करेंगे जो वाकई सीरियस रहेंगे और जो वाकई सीखने की जुस्तजू लेके जाएंगे। अच्छा, इनके साथ इन्होंने तो अपना हक अदा कर दिया, लेकिन अब हमारा रोल ये होगा कि मुख्तलिफ इस्लामाबाद वगैरह में हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड जो सेशन हैं हम लोग करवाएंगे, या फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हवाले से, जिसमें इनोवेम, मतलब जो मेन रोल होगा वो इनोवेम का है, और बज़्म बीएमई उसकी अवेयरनेस के लिए काम करेगी। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने एक दफ़ा रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में बीएमई आर्ट्स गाला करवाया था, जिसमें बच्चों ने अपनी तख्लीकात को आर्ट्स के रूप में एक अमली जामा पहनाया था। ये हमारे पास एक बज़्म की ग्राफिक डिज़ाइनिंग टीम की मेंबर है, रिफ़ा की ग्रेजुएट है, इंजीनियर अलीना नाम है उनका, उन्होंने बनाई थी। तो बहुत से ज़्यादा यानी फ़न पारे अच्छे हम लोगों ने वहाँ पे किए थे। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं, और हम लोग उसके लिए एक न्यूज़लेटर बना रहे हैं। हमारा लिंक्डइन पेज के ऊपर आप जाके देख सकते हैं कि हम लोग पिछले काफ़ी अरसे में बज़्म के हवाले से बहुत सी एक्टिविटीज़ कर चुके हैं। अच्छा, अब हम आते हैं काम की चीज़ के ऊपर कि हमारे जो बच्चे हैं, वो अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वो किस तरीके से चूज़ करें, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट उनके लिए क्या बेहतर रहेगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग आपको ये कहें कि सिर्फ निकालना है, वो लोग आपको सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। याद रखिएगा, एक अच्छा एफवाईपी आपको आगे एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बना सकता है। एक अच्छा एफवाईपी आपको आगे मास्टर्स की बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़, या इवन के पीएचडी की बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है, ठीक है। एक अच्छा जो एफवाईपी होता है, वो आपका एक अच्छा पेपर निकाल सकता है, और उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट बेहतर होता है, ठीक है। तो आप लोग देखो, सबसे पहले बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में हमारे पास ये नहीं है कि सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं है, ठीक है। मैं तो इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ कि लोग कहते हैं कि भाई बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन है। नहीं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आपके पास एक जो मेजर एरिया है वो बायोमैकेनिक्स की तरफ आता है, ठीक है। यानी किसी को अगर कोई चलने फिरने में या फिर मूवमेंट के दौरान कोई मसाइल आ रहे हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करें, उससे रिलेटेड आप लोग बना सकते हो। बायोमैकेनिक्स में अगर नहीं आपका दिल चाह रहा है, तो आप बायो सिग्नल प्रोसेसिंग में आ जाओ, यानी सॉफ्टवेयर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के ऊपर काम कर सकते हो। यानी दिमाग के सिग्नल लिए, जिन्हें ईईजी कहते हैं, उनको एनालाइज करके उनके ऊपर की बेस के ऊपर बीसीआई का प्रोजेक्ट बना दिया, ठीक है। दिल के सिग्नल ले लिए, ईसीजी हो गया, मसल के सिग्नल ले लिए, ईएमजी हो गया, वो कर सकते हो। या फिर आप इवन के ये कर सकते हो कि बायो मटेरियल की तरफ जा सकते हो। याद रखिएगा, कोई भी फील्ड छोटी नहीं है। बायो मटेरियल में अगर किसी को जख्म हो गया, आप इस तरीके का पैच बना दो कि जिससे वुंड हीलिंग वगैरह में आपको मदद मिले।
लेकिन जब भी आप एफआईपी बनाओ ना, सबसे पहला सवाल आप लोगों ने पूछना है अपने आप से कि आप एफआईपी बना क्यों रहे हैं। सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप खुद सीखने के लिए बना रहे हैं, और दूसरा ऑब्जेक्टिव आपको ये होना चाहिए कि आप अपने लोगों के, जो कि पाकिस्तान के लोग हैं, कोई यूरोप में बैठा हुआ है उसके मसले हल करने की ज़रूरत नहीं है। जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको क्या मसला है, उनके मसाइल को हल करने के लिए आप अपने इंजीनियरिंग के नॉलेज को कैसे यूज़ कर सकते हैं, पहली दूसरी चीज़ ये करना है। तीसरी चीज़, आपने एफआईपी बनाते वक्त ये सोचना है कि ये जो आपका एफआईपी है, इसकी मार्केट वर्थ क्या होगी। अगर आप इसको बनाएंगे तो क्या इसको खरीदने वाले लोग मौजूद हैं, क्या ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो कि आपके एफआईपी को आगे प्रमोट। और चौथी और इम्पॉर्टेंट चीज कि क्या इससे रिलेटेड चीजें पाकिस्तान में अवेलेबल भी है या नहीं। याद रखना है कि पाकिस्तान में एक अच्छा डायोड भी, डायोड इवन के डायोड बिल्कुल बेसिक चीज होती है, वो भी हमारे पास, ये रजिस्टर भी हमारे पास अच्छे वाले नहीं मिलते। तो इसलिए आप एफआईपी जब बनाओ तो आपके पास ये सारी चीजों के बारे में अच्छे से पहले आप देख लो कि इसकी मार्केट वर्थ क्या होगी, आप इस टाइम में इसे कर दोगे या नहीं करोगे, और इसके अलावा क्या क्या चीजें आपके लिए रिक्वायर होंगी, और ये आपके लोगों के लिए कैसे फायदेमंद होगा। अच्छा, तो एफआईपी के आइडियाज ये जो है, ये अब्दुल्ला भाई ने एक दफा बज़ में शेयर किया था, हम लोगों ने बज़ में बीएमई की डिजिटल लाइब्रेरी में अपलोड किया हुआ है। आप इससे देखकर अपने एफआईपी के आइडियाज वगैरह को वहां से आराम से देख सकते हो, कोई भी आप वहां से चूज कर सकते हो। लेकिन देखिए, जो आइडियाज आपको कोई दे ना, तो उसमें आप उतना नहीं सीखोगे जो चीज आप खुद से सोच के लेके आओगे। नहीं, आप खुद से सोचो कि भाई मेरे लोगों को क्या मसला है, मैंने अपने लोगों के मसाइल को कैसे हल करना है, और मैं किस तरीके से हल कर सकता हूँ। ठीक है, तो इफेक्टिव फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के हवाले से ये चीज़ थी। बाकी आपसे इंशाल्लाह हम लोग डिस्कशन करते हैं तो ये चीज़ मजीद बेहतर होगी। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ पीसी अक्रेडिटेशन फॉर इंजीनियर्स। ठीक है, पीसी अक्रेडिटेड जो हमारे पास चीज़ होती है वो क्या होती है। पीसी यानी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। जो बायोमेडिकल इंजीनियर वही हैं, ये आप सबको पता हो, आप सब लोग बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, कि बायोमेडिकल इंजीनियर सिर्फ वही हैं जिन्होंने बीएस या फिर बीई बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की है, और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से जो यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज है उनसे की है। जैसे हमारे पास, मैं अगर सबसे पहले उन यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको बता दूं, तो हमारे पास एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी खुजदार, हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची, हाईटेक टेक्सला लम्स जामशोरो, मैरान यूनिवर्सिटी जामशोरो, एनईडी कराची, रिफा इस्लामाबाद लाहौर दोनों हैं, सलीम हबीब यूनिवर्सिटी कराची, सर सैयद कराची, यूईटी लाहौर, और जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास याद रखना है, यही इसी यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट्स हैं, और वो ग्रेजुएट्स जिनका बैच हमारे पास पीसी से रिकॉग्नाइज है, पीसी ने उन्हें माना हुआ है, एक्रेडिटेट किया हुआ है, वो हमारे पास प्रोफेशनल इंजीनियर्स हैं, या प्रोफेशनल इंजीनियर इंजीनियर ना भी अगर कहें, लेकिन वो हमारे पास रजिस्टर्ड इंजीनियर हैं, और प्रॉपर इंजीनियर हम लोग उन्हीं को कहेंगे। ठीक है, अब एक दफा बज़ में जिक्र चलता है हमेशा टेक्नोलॉजिस्ट, इंजीनियर और टेक्नीशियन के ऊपर बहुत ज्यादा बहस आती है। तो आपको पता हो, टेक्नोलॉजिस्ट, इंजीनियर और टेक्नीशियन, इन तीनों में बहुत बड़ा फर्क है। ये तीनों एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इंजीनियर के पास जो होता है थ्योरेटिकल नॉलेज, इंजीनियर की जो मेन बेस होती है वो थ्योरेटिकल नॉलेज है। इंजीनियर, आप देखो, आप लोग डायोड से लेके ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसिंग तक सारी चीजें पढ़ते हैं, तो आप लोग को पढ़ाया ही इसीलिए जाता है क्योंकि आप लोगों की थ्योरी बेहतरीन हो। क्योंकि जब आपकी थ्योरी बेहतरीन होगी तो आपको थ्योरेटिकल बेसिस की वजह से आप कोई प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बेहतर आसान अंदाज से, एक ऐसी डिवाइस जो कि पहले कभी थी ही नहीं, तो वो आप बना सकते हो। दुनिया में जितनी भी इनोवेशन हुई है ये इंजीनियर्स ने की है। निकोला टेस्ला हमारे पास आज आपके घर के अंदर जो एसी करंट है, ये टेस्ला ने बनाया था, वो इंजीनियर थे। ठीक है, आप आज हम जो रेडियो वेव्स के जरिए बात कर रहे हैं, ये निकोला टेस्ला ने काम किया था इसके ऊपर। फिर एक्सरेज आजकल जो आ रही है, इस हवाले से भी टेस्ला का बहुत ज्यादा अहम रोल है। तो यानी इंजीनियर का बेसिक काम ही यही है कि वो अपने नॉलेज को यूज करते हुए कुछ इस तरीके की चीजें बनाने की कोशिश करता है जो कि दुनिया में पहले एग्जिस्ट ना करती हूँ। ठीक है, एक इंजीनियर। अब जो टेक्नोलॉजिस्ट होता है ना, टेक्नोलॉजिस्ट हमारे पास, उसका जो कह सकते हैं हमारे पास के प्रैक्टिकलिटी की साइड के ऊपर उसको ज्यादा एज होता है। जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वो ज्यादातर हॉस्पिटल्स में रहते हैं, या फिर वो इंटर्नशिप ज्यादा करते हैं इंजीनियर्स की निस्बत। ठीक है,
अब वो इंटर्नशिप जब ज़्यादा करेंगे, तो डेफ़िनेटली उनको फिर फ़ायदा ये होगा कि वो फिर जितने भी ये मेडिकल डिवाइसेज़ वगैरह हैं या फिर इनको अच्छे से इंस्टॉल करना जानते होंगे, इनको रिपेयर करना जानते होंगे, इनकी मेंटेनेंस करना जानते होंगे, तो टेक्नोलॉजिस्ट ये हैं, याद रखिएगा। इनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। पाकिस्तान में अब टेक्नोलॉजिस्ट को हम लोग इंजीनियर क्यों नहीं मानते? देखें, इंजीनियर जो है ना, ऐसे आप इंजीनियर नहीं पैदा कर सकते हो कि बस आप आओ धड़ाधड़ लोगों को डालते जाओ और इंजीनियर की बस एक मशीन और यहाँ से स्टूडेंट को डालो और आगे से इंजीनियर निकाल के बाहर लेके आओ, इस तरीके का काम नहीं होता है। इंजीनियर्स बनाने के लिए आपको प्रॉपर चीज़ें फ़ॉलो करनी पड़ती हैं, आपका करिकुलम प्रॉपर हो, ठीक है? आपको पता हो कि आप बच्चों को उस लेवल के ऊपर ट्रेन करो, आप बच्चों को कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ करवाओ। आप लोगों ने पढ़ा होगा सीईपी होती है हमारे पास, ठीक है? ये सीईपी क्या होती है? कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। ये इसीलिए होती है कि आपके जो इंजीनियरिंग की थिंकिंग वगैरह है, उसको एनहांस किया जा सके। आपके पीएलओज़ होते हैं, पीएलओज़ यानी प्रोग्राम लर्निंग आउटकम, यानी इंजीनियरिंग से आप लोग क्या सीख के जाओगे, जो कि 12 पीएलओज़ होते हैं, ठीक है? आपके फिर हर कोर्स का सीए जो होते हैं, कोर्स लर्निंग जो आउटकम्स होते हैं, ठीक है? से ट्रेन किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो पाकिस्तान में इंजीनियरिंग सिर्फ यही यूनिवर्सिटीज करवा रही है, बीएमई इंजीनियरिंग, ठीक है? लेकिन टेक्नोलॉजी हर दूसरी यूनिवर्सिटी करवा रही है। इवन कि कश्मीर में एक आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी है मुजफ्फराबाद में, वो टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम करवा रही है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। फिर एक है मुजफ्फराबाद में, वो करवा रही है, मुजफ्फराबाद में एक सॉरी रावलाकोट में, दो ये हो गई। एक फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, वो भी टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम करवा रही है। फिर हमारे पास लाहौर में आए तो सुपीरियर वाले टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम करवा रहे हैं। फिर हमारे पास बहावलपुर में जाएं तो वो है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है। फिर मुल्तान में जाएं तो एनएफएस क्या कोई नाम के इंस्टीट्यूट है, जो कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी करवा रहा है। तो जो टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो 50% भी अगर उनके मार्क्स होंगे तो वो टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम में आ जाएंगे। लेकिन इंजीनियर के लिए एफएससी में कम से कम 60% मार्क्स होना लाजम है। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा, ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज के मैंने नाम लिया है, इन यूनिवर्सिटीज में आप अगर जाके देखो तो हमारे पास इतनी सहूलियात मौजूद नहीं है कि एक अच्छा इंजीनियर यहाँ से निकल के आ सके, ठीक है? तो इसलिए ये टेक्नोलॉजिस्ट और इंजीनियर जो है वो कभी जिंदगी में भी इक्वल नहीं हो सकते। ये अलग बात है कि हमारे इंजीनियर मेहनत से पढ़ते नहीं हैं, ये तो अलग चीज़ है, इससे मेहनत से काम करें। और इसी वजह से जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं उनको पीसी नंबर नहीं मिलता है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ठीक है? इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 3,500 समथिंग बायोमेडिकल इंजीनियर मौजूद हैं। अच्छा, एक आखिरी चीज, जो हमारे पास ये टेक्नोलॉजिस्ट और इंजीनियर का जो फर्क है ना, ये पंजाब में बहुत ज्यादा है, सिंध में नहीं है। क्योंकि सिंध में हमारे पास आप देखें, सिंध में एक हमदर्द यूनिवर्सिटी सिंध में है, ठीक है? और साथ में हमारे पास लम्स सिंध में है, महरान सिंध में है। 3 बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ये हो गई सिंध में, एनईडी चौथी सिंध में आ गई, ठीक है? सलीम अबीब यूनिवर्सिटी पांचवी सिंध में आ गई, सर सैयद यूनिवर्सिटी छठी सिंध में आ गई, जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी ये भी सिंध में आ गई। सात, जो 7 यूनिवर्सिटी सिंध में मौजूद है, तो ये वाकई बायोमेडिकल इंजीनियर पैदा कर रही हैं ज्यादा, ठीक है? पंजाब में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करवाने वाली यूनिवर्सिटीज ही कम है, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम शुरू करवा दिया है, और जिसकी बेस के ऊपर बस वो लोग निकल रहे हैं। और वो लोग अब यहाँ पे, मैंने ये एक दफा पोस्ट लिखी थी, काफी लोगों को गुस्सा भी आया था, लेकिन जो चीज हक है वो हक है। ये पीसी का एक्ट है 1976 के मुताबिक। इसके मुताबिक ये है, हमारा मसला सबसे बड़ा यही है, हम लोग कहते हैं कि इस मुल्क में कानून का कानून कोई नहीं है। तो वजह यह है कि हम लोग खुद ही कानून को फॉलो नहीं करते, तो कानून कैसे आएगा? पीसी एक पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल बेसिकली इंजीनियरिंग से रिलेटेड कानून बनाती है, तो उसका एक एक्ट है 1976। उसके मुताबिक कोई भी बंदा जिसने 128 क्रेडिट हार्स बीएस या बी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के मुकम्मल नहीं किए हुए हैं पीसी से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज में, वो बायोमेडिकल इंजीनियर नहीं हो सकता है। तो यानी वो अपने नाम के साथ इंजीनियर नहीं लगा सकता है। तो आप जब लिंक्डइन यूज कर रहे होंगे ना, आप सही गौर से देखिएगा। बहुत से लोग होते हैं, उन्होंने अपने नाम के साथ इंजीनियर लगाया होता है, और अगर आप जाके उनकी एजुकेशन देखोगे तो वो लोग असल में टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, वो लोग इंजीनियर नहीं है, ये याद रखिएगा पहला। दूसरी चीज ये होती है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है ना, वो अपने आप को बायोमेडिकल इंजीनियर्स कहते हैं। मेरे ख्याल से जितना अच्छा, जितना मैं अभी आपके सामने रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ हूं, मैं अपनी बता रहा हूँ। देखें, बायोमेडिकल इंजीनियर अगर अपने आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं कह सकते हैं, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अपने आप को फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्यों कहते हैं? तो ये तो एक उसूल है ना।
इसकी बेस के ऊपर फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हमारी बहुत सी जॉब वगैरह जो है वो, आप कभी हॉस्पिटल पिंडी में जाएं, वहां पे जो बायोमेडिकल इंजीनियर के एचओडी हैं वो असल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत से सरकारी हॉस्पिटल जो है हमारे पास इस्लामाबाद में, पंजाब, वहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर काम कर रहे हैं एज अ बायोमेडिकल इंजीनियर। लेकिन उसूल ये होना चाहिए कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के ओहदे के ऊपर आना चाहिए। वजह, हम लोगों को एनाटमी हम लोगों ने पढ़ी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को पता ही नहीं है कि एनाटमी में इंसान की हड्डी कौन सी हड्डी किधर है, ठीक है। उनको ये नहीं पता रेडियस किधर है, अल्ना किधर है, हमारे पास फीमर बोन किधर है, टार्सल किधर है, मेटाटार्सल किधर है, उन्हें फिजियोलॉजी का नहीं पता है। अगर वो बाद में पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली फिर वो हमसे बेहतर कर सकते हैं, लेकिन एक बैचलर्स किए हुए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को नहीं पता होता कि फिजियोलॉजी क्या है इंसान की, ठीक है, उसकी एनाटमी क्या है, बायोकेमिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व होती है, लेकिन एक बायोमेडिकल इंजीनियर को पता होता है। तो ये आपको फर्क पता होना चाहिए। अच्छा, फिर आते हैं चैलेंजेस। तो चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा ही हैं, ठीक है। वजह यह है कि पाकिस्तान जो है वो बनाया गया ही सिर्फ जागीरदारों के लिए था, सॉरी, लेकिन बदकिस्मती से यही है जो कि कल्चर चल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज है सेठिया निज़ाम। सेठिया निज़ाम ये करता है कि बायोमेडिकल इंजीनियर आप लोग ग्रेजुएट होंगे, आप लोगों को वो 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार रुपए की नौकरी के लिए रखेंगे, जो कि गलत है। एक इंजीनियर को मेरे ख्याल से 50,000 से कम तनख्वाह के ऊपर जॉब नहीं करनी चाहिए। सेठिया निज़ाम पूरे पाकिस्तान में है, सिंध से लेके तो आपको इस्लामाबाद तक सेठिया निज़ाम मिलेगा। कारोबारी लोग अपना कारोबार चमकाते हैं, आप लोगों को सिर्फ फ्यूज ठीक करने के लिए यूज करते हैं, हालांकि बायोमेडिकल इंजीनियर का काम फ्यूज ठीक करना नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा है पूरे पाकिस्तान में। इसके लिए काम उसी वक्त बेहतर हो सकेगा जब आप लोग एक अच्छे इंजीनियर बनोगे। आप लोग अच्छे इंजीनियर बनोगे तो आप लोग किसी सेठ के मुताज रहोगे ही नहीं, ठीक है। आप लोग खुद से इस तरीके की डिवाइसेस बना दोगे या फिर खुद से इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज आपको इसे मिलेगी कि आपको सेठों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये सेठिया निज़ाम बहुत ज्यादा है। फिर अगली चीज आती है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, सेठिया निज़ाम से याद आया कि हमारे पास ये सेठिया निज़ाम शुरू कब हुआ था। अगर हम अभी बात कर रहे हैं बीएमई के हवाले से, तो हमारी फील्ड देखें, हमारी फील्ड छोटी सी, हम सब लोग एक खानदान की तरह है। जो बीएमई का आगाज हुआ था 1996 में सर सैयद में हुआ था। तो सर सैयद के जो पहले बैचेस जब निकले थे ना, तो उन बेचारों के पास जॉब करने के लिए कुछ नहीं था। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग नई नई आई थी पाकिस्तान में, लोगों को पता नहीं था क्या होता है। तो उन्होंने जाके ये किया था कि मशीनें के फ्यूज ठीक करना शुरू कर दिए थे। तो वो 1999 2001 से वो चीज़ खराब हुई है, और आज तक बायोमेडिकल इंजीनियर को पूरे पाकिस्तान में सिर्फ फ्यूज ठीक करने के लिए ही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि गलत है, ठीक है। तो ये चीज़ उस वक्त की खराब हुई है, लेकिन अब जाके इस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। अच्छा, फिर उसके अलावा हमारे पास जो है ड्रैप। तो अच्छा, सॉरी, मुझे अब्दुल्ला भाई का मैसेज आया है कि बहुत स्पीड से बोल रहे हो, तो मैं थोड़ा सा आहिस्ता बोलता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारे पास है ड्रैप। तो जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, तो बेसिकली इसका काम ये है कि कोई भी मेडिकल डिवाइस बनेगी ना, उसको अप्रूव ड्रैप करेगी कि क्या ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है या नहीं है। तो यहाँ पे भी ये है कि यहाँ पे प्रॉपर एथिक्स या फिर प्रॉपर जो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस होती हैं वो फॉलो नहीं की जाती हैं, ठीक है। एक मसला भी है। फिर उसके बाद अगली चीज है टेक्नीशियन, टेक्नोलॉजिस्ट और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ये जो तीन है ना, इन तीनों की वजह से फील्ड का बेड़ा गर्क भी हो चुका है। वजह क्या है, सॉरी, लेकिन जो बायोमेडिकल इंजीनियर्स की जो जॉब होती है, वहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी अप्लाई करेंगे, वहां पे टेक्नोलॉजिस्ट भी अप्लाई करेंगे, वहां पे टेक्नीशियन भी अप्लाई करेंगे। तो ये एक सीट के लिए तकरीबन 500 से 600 लोग अप्लाई करते हैं। तो जब ये होता है तो बायोमेडिकल इंजीनियर बेचारों के पास, जो आजकल के निकल रहे हैं, उनके पास तो प्रैक्टिकल स्किल बिल्कुल ही कम होती हैं। तो उनको जॉब वगैरह नहीं मिलती है, और अक्सर रोजगार बेरोजगार घूमते हैं, ठीक है, बेरोजगार हुए हुए। फिर उसके बाद आता है एकेडमिक इनजस्टिस। तो देखें, हमारे पास रिफा यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद की, वहां की ग्रेडिंग स्कीम बिल्कुल अलग है। सलीम हबीब जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग स्कीम अलग है, एनईडी की ग्रेडिंग स्कीम अलग है। यानी रिफा में ये है कि अगर आपके 79 मार्क्स भी हैं, या आपके अगर 78 भी है, तब भी वो आपका जीपीए में काउंट होगा। लेकिन एसएचयू में ये होता है कि अगर आपके 80 से अगर थोड़े से भी नीचे होंगे, 79 हो, 78 हो, वो 79 78 नहीं काउंट होंगे, बल्कि वो 75 के बराबर काउंट होंगे, ठीक है। मतलब एसएचयू में आपको ग्रेड्स गिर जाते हैं काफी हद तक। इसके अलावा जो एयर यूनिवर्सिटी है, दो यूनिवर्सिटीज है इस्लामाबाद का कंपैरिजन करें, एक रीफा में
और साथ में एयर है। जो रिफा के ग्रेजुएट होंगे उनको आप देखोगे कि 4 आउट ऑफ 4 जीपीए, सारों के भाई 4 ही 4 जीपीए है, ठीक है। पूरे 4 साल में 4 आउट ऑफ 4 जीपीए, ठीक है। और गोल्ड मेडलिस्ट तो ये या किसी बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके कम होते हैं, ज्यादातर का 3.9, 3.95, 3.98। और इसके अलावा जो एयर यूनिवर्सिटी है साथ में इस्लामाबाद में ही है, उन बेचारों के जीपीए जो होते हैं वो 3 से ऊपर ही नहीं आते, क्योंकि उनकी जो होती है ग्रेडिंग वो मेरे ख्याल से रिलेटिव ग्रेडिंग होती है, ठीक है। तो पहला तो ये है कि पाकिस्तान में जो ग्रेडिंग स्कीम है ना वो इक्वल नहीं है। अच्छा, इसका फ़र्क क्या पड़ता है? इसका फ़र्क ये पड़ता है कि जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स होती हैं ना, तो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स में आपके ग्रेड्स बड़े मायने रखते हैं। इरास्मस की स्कॉलरशिप होती है, उसमें आपके ग्रेड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देखो, रीफा के ग्रेजुएट आपको मिलेंगे, इरास्मस की स्कॉलरशिप उन्हें मिली हुई है, बहुत से रीफा के ग्रेजुएट्स को। वजह ये है कि और अगर आप उनके सीजीपीए उठा के देखोगे 4 आउट ऑफ 4 पूरे होते हैं। तो साथ में दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के डेफ़िनेटली सीजीपीए गिर जाते। तो अब हर बंदे के पास इतना टाइम थोड़ी होता है कि वो जाके देखेगा कि इनकी ग्रेडिंग स्कीम क्या थी, क्या चीज़ थी। तो ये एक मसला है। दूसरा मसला ये है कि पाकिस्तान में मैथमेटिक्स सही से नहीं पढ़ाई जाती है। जो इंजीनियर्स होते हैं, वो अगर एक बंदे को मैथमेटिक्स सही से नहीं आती है, तो वो अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता है, ठीक है? उसकी एप्लीकेशन अगर नहीं आती है। एक ये भी मसला है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो कुछ टीचर्स अनापरस्ती के ऊपर भी आ जाते हैं बदकिस्मती से, जो सच है वो सच है, तो जिससे हमारे स्टूडेंट्स को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। फिर चौथी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में इंजीनियर जो होते हैं वो इंजीनियरिंग करने के बजाय जो यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर मार्केटिंग ज़्यादा की जाती, सॉरी लेकिन ये भी हकीकत है। तो ये भी एक मसाइल है जिससे बायोमेडिकल इंजीनियर अच्छे इंजीनियर बन ही नहीं सकते। वो पूरा दिन कभी कोई इवेंट करवाने में लगे होते हैं, कभी कोई इवेंट करवाने में लगे होते हैं, उस चक्कर में उनकी अपनी पढ़ाई रह जाती है। और उसकी अगली चीज़ है लैक ऑफ अवेयरनेस, कि बच्चों को पता ही नहीं है कि भाई हमारे लिए क्या-क्या मौके हैं। हमारे लिए इतने मौके हैं कि हम लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, कहीं पे भी हम लोग आगे जा सकते हैं। अगर हमें कहीं पे मौका नहीं मिलता है तो हम लोगों के लिए हम लोग जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन हम लोगों के लिए यूज़ होता है कि हमें बहुत चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन हम किसी भी चीज़ में मास्टर नहीं होते हैं, ठीक है? लेकिन यही हमारा फ़ायदा भी है कि हमें जहाँ पे अपॉर्च्युनिटी मिले, हम अपनी स्किल्स को उस हिसाब से मोड़ कर अपने आप को बेहतर भी बना सकते हैं। उसके अलावा ये है कि पाकिस्तान के जो ग्रेजुएट्स हैं, वो इनकम्पिटेंट हैं। इसमें मुझे बिल्कुल भी झिझक महसूस नहीं हो रही है, लेकिन हमारे ग्रेजुएट्स को नहीं पता होता है इवन कि उन्हें रिज्यूमे अपना सही से बनाने का नहीं अंदाज़ा होता है, ठीक है? हमारे ग्रेजुएट जो होते हैं वो मफाद परस्ती उनमें बहुत होती है, ठीक है? इसकी एग्ज़ाम्पल आप देखें कि बज़्म में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कि कोई अपॉर्च्युनिटीज़ शेयर करेंगे। मैक्सिमम लोग, मैं आपको बताऊँ, हम लोग पिछले 2.5 साल से काम कर रहे हैं, हम लोग कुछ शेयर करते हैं, तो ये करते हैं कि उठाते हैं मैसेज और अपने जो यूनिवर्सिटीज़ के व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं वहाँ पे डाल देते हैं। और जब खुद उनको वो स्कॉलरशिप या अपॉर्च्युनिटी मिलती है, जाते हैं, जाके करने के बाद चुपके से आ जाते हैं और किसी को मतलब इसलिए नहीं शेयर करते हैं कि कोई आगे ना निकल जाएगा। तो ये बड़ा वो है, मतलब पाकिस्तान में मसला है। पाकिस्तान में इवन के जो क्लास फेलो है, वो अपने दूसरे क्लास वालों की मदद नहीं करता है। और सही से कंसेप्ट ग्रैब नहीं करते हैं, बुक पढ़ने की आदत ही नहीं है, ठीक है? जिस तरह इलेक्ट्रिकल हमारे पास हम लोग जब से ग्रेजुएशन हम लोगों ने की है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कोर्स होते थे या बायोमेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कोर्स होता था, तो उसमें हम लोग बुक्स पढ़ते थे। थॉमस फ्लॉयड की एक बुक आती है, वो हम लोगों ने पढ़ी है पूरी। आजकल मैंने देखा है बच्चे बिल्कुल भी बुक्स नहीं पढ़ते, तो अगर आप बुक नहीं पढ़ोगे, आप एक अच्छे इंजीनियर नहीं बन सकोगे जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा, ठीक है? तो ये एक मैंने कॉलम लिखा था इस हवाले से। यही चीज़ बस उर्दू में लिखी हुई है, आप अगर कोई पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, बाद में इंशाल्लाह डिस्कशन करते हैं। अच्छा, ये चीज़, ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मैगज़ीन एक पेज है, इंजीनियर उमर चीमा साहब हैं हमारे पास, रिफ़ा के ग्रेजुएट हैं, एयर यूनिवर्सिटी में आजकल पढ़ा रहे हैं। बड़ी अच्छी-अच्छी मीम्स बनाते हैं, बीएमई के हवाले से इंस्टाग्राम का इनका पेज है, ठीक है? अच्छा, ये बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है कि देखें, बायोमेडिकल इंजीनियर की जॉब है, तो उसके लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को हायर कर रहे हो तो ये अच्छा नहीं है। क्योंकि पहले तो बायोमेडिकल इंजीनियर्स थे ही नहीं, तो चलो गुज़ारा करते थे। अब लोग बायोमेडिकल इंजीनियर्स आ रहे हैं, तो बायोमेडिकल इंजीनियर्स को इस काबिल बनाओ कि वो इस चीज़ को बेहतर कर सकें, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा बस थोड़ा-सा और चीज़ें बस ख़त्म होने वाली है। इम्पोर्टेंस ऑफ एकेडमिक ग्रेड्स इन पब्लिकेशंस। देखें, जो बंदा आपको ये कहे ना कि जीपीए मायने रखता ही नहीं है, भाई आपको नॉलेज होना चाहिए और आपके क्या कह सकते हैं, आपकी कांसेप्ट होने चाहिए, बिल्कुल झूठ बोल रहा है, सही है? जीपीए मायने रखता है और बहुत मायने रखता है। और अब हम लोग स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये मैंने एक स्कॉलरशिप के लिए चाइना की अप्लाई किया था, अगर मैं इसको थोड़ा ज़ूम करके दिखाऊँ, 10,000 एप्लीकेशन लोगों ने की है, 10,000 लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया है, एक स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है?
10,000 लोग, तो आप खुद सोचो कि उस वक़्त जीपीए की अहमियत है या नहीं है। कोशिश करें आपका जो जीपीए है वो 3 से ज़्यादा हो, हर तरह मेहनत करके कोशिश करें, ठीक है? किसी टीचर को के साथ फालतू की बहस नहीं करनी है, क्योंकि पाकिस्तान में सारे लोग अच्छे टीचर्स नहीं होते हैं, ठीक है? लर्निंग के ऊपर फ़ोकस रखना है, लेकिन जीपीए भी अचीव करें। ये नहीं होता है कि जीपीए उनके आते हैं जो रट्टे मारते हैं या ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग मेहनत करके अच्छा जीपीए भी लेने की कोशिश करो, ठीक है? उसके अलावा कोशिश करो कि एक कॉन्फ्रेंस पेपर अपनी अंडर ग्रेजुएट जर्नी में निकालो और एक जर्नल पेपर, सही है? 2 चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक कॉन्फ्रेंस होती है, एक जर्नल होता है। जर्नल के पेपर की वर्थ ज़्यादा होती है, कॉन्फ्रेंस के पेपर की वर्थ ज़्यादा नहीं होती है। कॉन्फ्रेंस का पेपर आपको नेटवर्किंग में मदद करता है, जर्नल का पेपर जो होता है वो आपको साइंटिफिक कम्युनिटी में आगे लेके जाता है काफ़ी हद तक, ठीक है? तो आप कोशिश करो कि आपका जो एफवाईपी है उससे जर्नल का पेपर निकले, और आपने अगर कोई एक सेमेस्टर प्रोजेक्ट किया है जिसमें थोड़ा-सा भी कुछ अच्छा काम किया, उसको कॉन्फ्रेंस का पेपर निकाल दो। पाकिस्तान में वैसे भी कॉन्फ्रेंसेस बहुत होती हैं, ठीक है? क्वालिटी उनकी नहीं है, पाकिस्तान में बहुत कम जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिनकी क्वालिटी होती है, लेकिन आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि काम कैसे होता है। तो हमेशा कोशिश करनी है क्वालिटी के ऊपर, नंबरों के पीछे नहीं भागना है। ऐसा नहीं करना है कि भाई मैं तो अंडर ग्रेजुएशन अभी कर रहा हूँ, तो अंडर ग्रेजुएट की डिग्री करने से पहले मैं अपने 100 से ज़्यादा पेपर निकाल दूँगा, ऐसा नहीं करना है। 1 पेपर लिखो, 2 पेपर लिखो, अच्छे से लिखो, साफ-सुथरे लिखो, और ऐसे लिखो कि जो आगे पढ़ने वाला है ना उसको पढ़ के मज़ा आए। ऐसा ना हो कि आपने पेपर लिखा और किसी ने पढ़ा ही नहीं हो। उसके अलावा रिसर्च गेट के ऊपर अपनी प्रोफ़ाइल बनाएँ। रिसर्च गेट हमारे पास एक कह सकते हैं वेबसाइट है, जहाँ से आपके पास बाकी और रिसर्चर वगैरह आते हैं। गूगल स्कॉलर के ऊपर अपनी प्रोफ़ाइल बनाएँ, ताकि जब आप आगे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें तो आपको लोग जान जान सकें, ठीक है? और सबसे जो चीज़ है ना, दूसरों की मदद करें। जिस दिन आप किसी दूसरे को पढ़ाएँगे, जिस दिन आप किसी दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करेंगे, कसम से उस दिन आप लोग खुद से ही आगे जाना शुरू करेंगे, और जिस दिन से आप लोग नॉलेज छुपाना शुरू करेंगे, आप लोग आगे नहीं जा सकोगे, ये याद रखना है, ठीक है? ये शेर है गालिब का कि हाँ भला कर तेरा भला होगा, और दरवेश की सदा क्या है। अच्छा, बस थोड़ी-सी चीज़ और, स्कॉलरशिप एंड इंटर्नशिप अपॉर्च्युनिटीज़। आप अगर बज़्म बीएमई को खोल के देखो ना, तो उसकी जो ग्रुप की डिस्क्रिप्शन होती है, यहाँ पे 2 एकेडमिक एक्टिविटीज़ की हम लोगों ने एक्सेल शीट के ऊपर बनाई हुई है, ठीक है? इसको अगर आप खोलोगे तो आपको इतने समर एक्सचेंज प्रोग्राम मिलेंगे जिनकी डेडलाइन इसी माह है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप इनमें अप्लाई करो, एक ना एक में आपको इंशाल्लाह किसी न किसी में मिल जाएगा। तो यही बायोमेडिकल इंजीनियर्स के लिए समर एक्सचेंज प्रोग्राम बहुत से होते हैं, हज़ारों की तादाद में होते हैं, ठीक है? और आप सबसे पहले अपना लिंक्डइन अच्छे से बनाओ। लिंक्डइन के ऊपर फालतू की ऐसे ये नहीं करो कि ऐसे अपनी तस्वीरें लगा के, तो लंबी-लंबी रोज़ाना अगर आप एक ब्रेड बोर्ड के ऊपर सर्कल जोड़ रहे हो, तो आप उसके ऊपर पूरी लंबी कहानियाँ लिख लो, ऐसा नहीं करो। लिंक्डइन अच्छे से यूज़ करो। लिंक्डइन के ऊपर फालतू के लोगों को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को ऐड करें जो कि प्रोफ़ेशनल हैं, ठीक है? फालतू की कोई बहस नहीं, सिर्फ़ प्रोफ़ेशनली हद तक रहें आप, और कोई कभी मुबालगा आरा ही नहीं करें। मतलब जो हमारे लोग कह जाते हैं ना, जिस तरह एक एलईडी जोड़ते हैं तो कहते हैं कि आज मैंने एलईडी जोड़ी और ये कर दिया, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें, ठीक है? और सिर्फ़ आप वो पोस्ट करें जो कि मायने ख़ेज़ हो, या जिसका कोई ना कोई इम्पैक्ट हो, ठीक है? और अपनी एक यूनिक लिंक्डइन की आईडी को इम्प्रूव करें। अपनी रिज़्यूमे अच्छी बनाएँ, और अच्छे तरीके से देखें कि किस तरीके से रिज़्यूमे बनती है। बाद में अगर हम लोग इस हवाले से सेशन कर सकते हैं। अपने हो सके तो जो आइल्स की आपकी टेस्ट है, जितना जल्दी हो सके आप इसको दें, क्योंकि आइल्स की बेस के ऊपर आपको बाहर की स्कॉलरशिप भी मिलेगी, और आपको जो ये समर एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, आप वहाँ पे भी आइल्स की बेस के ऊपर जा सकते हो, ठीक है? और ये एक्सेल फाइल में देखें, अगर आपको भी कुछ तो आप भी इसमें ऐड कर दिया करें, किसी दूसरे का भला हो जाएगा, सही है? ऐसा नहीं है कि कोई कोई आपका हक नहीं खाएगा, जिस बंदे की किस्मत में जो लिखा होता है उसको वो मिल जाता है, ठीक है? स्कॉलरशिप नेटवर्क फेसबुक का पेज है, अपॉर्च्युनिटीज़ कॉर्नर वेबसाइट है, मैं आपको बता भी देता हूँ। ये देखें, ये अपॉर्च्युनिटीज़ कॉर्नर हमारे पास है। ये बहुत ऑथेंटिक हमारे पास पेज है। यहाँ पे जो स्कॉलरशिप्स आती हैं, ये नहीं होती है कि फालतू एड्स वगैरह दे देते हैं। थोड़े बहुत ये एड्स अपने देते हैं, लेकिन वो भी एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, और यहाँ पे हमारे पास स्कॉलरशिप्स है। अब ये देखें, मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप है, समर एक्सचेंज प्रोग्राम है, इनमें मैक्सिमम बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होते हैं। अगर ना भी हो तो आप लोग खुद से कुछ तरीके से जुगाड़ लगा के अपनी अपनी जगह बना देते हो में, ठीक है? तो ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं। अपॉर्च्युनिटीज़ कॉर्नर ये पेज है, आप इसको देख सकते हो। फिर आप लोग क्या करोगे, लिंक्डइन के ऊपर जाओगे,
अगर आपको एक अच्छी स्कॉलरशिप चाहिए तो लिंक्डइन के ऊपर जाने के बाद हमारे पास है इंजीनियर वकार बेग नाम है, जिनको आप लोग शायद जानते होंगे, या जो नहीं जानता है तो वो जान ले। अच्छा, आप सर्च करोगे फेसबुक के ऊपर आपको मिल जाएंगे, इनका ग्रुप भी है स्कॉलरशिप नेटवर्क के नाम से, ठीक है। मेरे पास अभी इंटरनेट की एक्सेस कम है, तो वहां से आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। दूसरों के साथ शेयर करें तो आपके हक में बेहतर होगा। बाकी ये देखें, ये डॉक्टर जियाद साहब की एक जो एयर यूनिवर्सिटी के एचओडी है, उनकी एक नज़म थी, उन्होंने शेयर की थी एक दफ़ा कि हमारा मेन काम क्या है। मेन काम हमारा खुद से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मशीनें बनाना, खुद से डेवलप डेवलप करना, डिज़ाइन करना, ये हमारा मेन काम है, ठीक है। फ्यूज़ ठीक करना हमारा काम नहीं है। तो मेहनत करनी है, खुद सीखना है, दूसरों को सिखाना है। तो बस मेरी तरफ से इतना ही था। मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो उसके लिए माफ़ करना है। अब आप जो भी पूछना चाहें मुझसे पूछ लें। अच्छा, ये जो वेबिनार था इंटरेक्टिव, का मतलब ये होता है कि आप लोग भी अपने हिस्से का दिया जलाओगे, कोई चीज़ें पूछोगे ताकि मज़ा भी आए। अच्छा, कोई किसी ने कुछ नहीं पूछना है? जी, जी, अरीशा पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सैम भाई। मुझे ये पूछना है कि जैसे मैंने रिसेंटली एक इंटर्नशिप की है तो मैंने वहाँ पे देखा है कि जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं जिनकी 16 क्रेडिट आवर की इंटर्नशिप होती है आखिरी साल में, तो उनके पास, क्योंकि बेशक उनके पास पीसी नंबर नहीं होता, मतलब उनको इंजीनियर नहीं कह सकते, लेकिन उनके पास नॉलेज हमसे ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि उनको हैंड्स ऑन स्किल्स होती हैं। वो मतलब हॉस्पिटल में उनको हर मशीन इंस्टॉल करने का, जैसे आपने कहा, पता होता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि बेशक उनके पास पीसी नंबर नहीं होता, लेकिन उनको ज़्यादा हैंड्स ऑन पता होता है, क्योंकि उन्होंने 1 साल पहले फील्ड में आए होते हैं और इतना किया होता है। ये चीज़ें मैंने खुद जाके ऑब्ज़र्व की हैं रिसेंटली इंटर्नशिप पे। तो आप क्या कहते हैं कि फिर हमें पीसी यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के तो इन टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए? क्योंकि बेशक हमारे पास नंबर नहीं होगा, पीसी का कोड नहीं होगा, लेकिन एट लीस्ट हमें हाथ से काम करना आता होगा, हमारे पास स्किल्स होंगी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? और मुझे एक और बात पूछनी है कि आपने ये भी कहा है कि जो पीसी रिकॉग्नाइज्ड इंजीनियर्स हैं, उनके मैक्सिमम इतने क्रेडिट आवर्स पूरे होने होने चाहिए। वो कितने, वो नंबर रिपीट कर दें काइंडली? जज़ाकल्लाह। अच्छा ऋषा, जितना मैंने पढ़ा था इस हवाले से, तो जो पीसी से रिकॉग्नाइज होते हैं उनके लिए तकरीबन 128 क्रेडिट हाथ से 128 या इससे ज़्यादा क्रेडिट हाथ से ज़्यादा होना चाहिए। मेरे ख्याल से सर जवाद हुसैन यहाँ पे मौजूद हैं, वो मुझसे बेहतर जानते होंगे। अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ वो इस्लाह कर देंगे। तो बात ये रही टेक्नोलॉजिस्ट और इंजीनियर की। देखें, टेक्नोलॉजिस्ट को एक बंदे का काम ही यही है, तो वो हमसे बेहतर काम करेंगे। एक देखें आप, क्या कि हम लोग सिर्फ 1 महीने की इंटर्नशिप करके आते हैं, वो लोग ज़्यादातर उनका जो काम होता है आखिरी पूरी साल इंटर्नशिप के ऊपर होती है, तो डेफ़िनेटली रगड़े खा-खा के बंदा सीख जाता है। तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग बायोमेडिकल इंजीनियरिंग छोड़ के तो हम लोग टेक्नोलॉजी वाले प्रोग्राम में जाएँ। देखें, इंजीनियरिंग अगर हम लोगों ने जॉइन की है ना, तो सबसे पहले हमें पता हो कि हम लोग इंजीनियर बन क्यों रहे हैं। इंजीनियर का अलग रोल है, टेक्नोलॉजी जो करने वाले हैं उनका अलग रोल है। हम लोग इंजीनियर इसलिए नहीं बने थे कि हम लोग जाके हॉस्पिटल में फ्यूज़ ठीक कराएँगे, ठीक है? अब दूसरी बात ये, जो आप कह रही हैं कि कुछ जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वो हमारे पास अच्छे होते हैं, ठीक है? लेकिन मैं कुछ इंजीनियर्स को भी जानता हूँ जो कि टेक्नोलॉजी से भी ज़्यादा हैं। जिस तरह सर दानियाल हमारे पास हैं, शौकत हनम के जो एचओडी हैं, वो सारे टेक्नोलॉजीज़ को लीड वो करते हैं। शौकत हनम के एचओडी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को वो ऐसे नहीं बने हैं, ठीक है? सर वजाहत है हमारे पास, और हमारे पास क्या नाम है उनका, डेनियल, जो कि हमारे पास आगा खान यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। तो देखें, हम लोगों को स्किल खुद डेवलप करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग अभी उस लेवल की नहीं है जो कि वाक़ई बायोमेडिकल इंजीनियरिंग होती है। लेकिन आने वाले अरसे में ये चीज़ पैदा होगी, इसको पैदा हम लोग करेंगे। अब चीज़ें आ रही हैं, हम लोग खुद सोचो अरीशा, कि अगर हम लोगों में से कोई एक बंदा अपना खुद से स्टार्टअप वगैरह खोल दे, खुद से एंटरप्रेन्योर बन जाए, तो वो सारे बायोमेडिकल इंजीनियर्स को जॉब देगा। वो उसे पता होगा कि बायोमेडिकल इंजीनियर्स की मेन स्किल डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग है, वो उसको यूटिलाइज़ करेगा। जो आगे जाके इंस्टॉल करने वाला काम है वो बेशक टेक्नोलॉजिस्ट कर दें, लेकिन जो मेन काम है पीछे डिज़ाइन और डेवलप करने वाला, वो बायोमेडिकल इंजीनियर्स ही कर सकेंगे। तो आप देखिए, हम लोग जो जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं ना,
अब फॉर एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं मेडिकल इमेजिंग के हवाले से, तो मेडिकल इमेजिंग में मैटलैब के ज़रिए हम लोग इस तरीके से ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि टेक्नोलॉजी जिसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। तो देखें, हम लोग टेक्नोलॉजी से आगे जो पाकिस्तान का माहौल है, वहाँ पे भी निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को ख़वार करना होगा और ख़वार करने का मतलब ये है कि हमें साथ में इंटर्नशिप्स वगैरह करनी पड़ेंगी। जिस तरह मैंने आपको ताहिर जलील साहब का भी बताया, या फिर उनके साथ वो जो एक और थे हमारे पास रिम्स के एचओडी, इन लोगों ने क्या किया, ये भी बायोमेडिकल इंजीनियर ही हैं। इन्होंने भी हमारी तरह ही पीसी से रिकॉग्नाइज्ड जो यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ से किया, लेकिन साथ में इन्होंने इंटर्नशिप कर दी थी बहुत ज़्यादा। इन्होंने खुद से जाके इंटर्नशिप्स की, खुद से शाम को चले जाते थे, इंटर्नशिप करते थे, और आज ये लोग इसी फील्ड में टेक्नोलॉजी से भी आगे हैं। तो देखिए, हमें इंजीनियर और टेक्नोलॉजीज़ में फ़र्क पता होना चाहिए। हमारा अगर मेन काम डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग है, वो कहते हैं ना कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। तो जो हमारा काम है, अगर हम वो नहीं करेंगे, तो डेफ़िनेटली हम ख़वार ही होंगे। तो हमें वो काम करना चाहिए जो कि हमारा असल काम है, ठीक है? और कोई चीज़? और जो टेक्नीशियंस हैं, उनके बारे में भी बताएँ कि वो कौन होते हैं? अच्छा, टेक्नीशियन जो होते हैं ना, टेक्नीशियन एक ऐसा बंदा है जिसके पास नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। टेक्नोलॉजिस्ट के पास फिर भी थोड़ा नॉलेज होता है। टेक्नीशियन को बस ये पता है कि मैंने ये लाल तार जो है वो लाल तार के साथ जोड़नी है, जो नीली तार है वो नीली तार के साथ जोड़नी है। उसको वो एक मशीन के एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक टेक्नीशियन देखें, जो नॉलेज है ना, नॉलेज सिर्फ़ किताबों से नहीं मिलता है। नॉलेज हमारे पास कहीं से भी मिल जाता है। आपने अगर एक्सपीरियंस किया तो कुछ जो टेक्नीशियंस होते हैं जिन्होंने एक-एक मशीन के ऊपर काम किया होता है। जिस तरह हम शौकत खाना में जब इंटर्नशिप कर रहे थे, तो एक एनेस्थीसिया मशीन थी, हमें एक टेक्नीशियन ने आके पढ़ाई थी, लेकिन जो उन्होंने पढ़ाई थी तो मज़ा आ गया था। वजह ये थी कि एक बंदा जो है एक ही डिवाइस के ऊपर कह सकते हैं मुद्दतों से काम कर रहे हैं। तो टेक्नीशियन के पास बिल्कुल नॉलेज नहीं होता है, लेकिन वो एक चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं, उस चीज़ के ऊपर उन्होंने काम किया होता है, उसको ठीक करना, यानी जो फ्यूज़ ठीक करना, सॉरी मैं ये लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह, लेकिन जो ये चीज़ होती है, ये मेन जॉब जो होती है वो टेक्नीशियन की होती है। लेकिन टेक्नीशियन भी अगर मेहनत करेंगे और चीज़ों के मुतालिक खुद से नॉलेज गेन करेंगे, तो वो डेफ़िनेटली इंजीनियर्स को भी टक्कर दे सकते हैं। सारी चीज़ यहाँ पे आके रुकती है मेहनत की, सारी चीज़ यहाँ पे आके आती है कि किस बंदे को सीखने की जुस्तजू है और किस बंदे को सीखने की तलब है। अच्छा, और किसी ने कुछ पूछना? सर जवाद, आप कुछ पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं भी एक्चुअली आपका सुन रहा था, मेरी इन्विजिलेशन ड्यूटी चल रही है, तो साथ में मैं आपकी बातें भी सुन रहा था। इट वाज़ लाइक ग्रेट टॉक, बड़ी बेहतरीन थी, आपने बड़े अच्छे से सारा कुछ एक्सप्लेन किया चीज़ों को। बस ये है कि जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको थोड़ी-सी ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क है। और फिर अब एक नई टर्म आ गई है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। ये चीज़ स्टूडेंट्स को थोड़ा-सा पता होना चाहिए और बेसिकली इनको पाकिस्तान के सिनेरियो में ना इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा लाइक परेशान-कुन भी है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे देखते हैं कि जी आप जब इंटर्नशिप करने जाते हैं तो आपके ऊपर वो बैठे होते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट बेसिकली आपको बता रहे होते हैं, वो बातें कर रहे होते हैं और कुछ एटीट्यूड का भी डिफरेंस होता है थोड़ा-सा कि हमारे जो इस तरह के लोग होते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं, वो फिर बेसिकली इंजीनियर्स का वहाँ पे मज़ाक भी बनाते हैं और ये चीज़ बड़ी डिसहार्टनिंग होती है हमारे यंगस्टर्स के लिए। तो बस स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी इन चीज़ों के साथ ज़रा उनको मेंटली तैयार करना पड़ता है कि लाइक थिंग्स आर नॉट ओनली जो आप किसी से बातें सुनते हैं, आपको बहुत सारी बातें इग्नोर भी करनी होती हैं। ओवरऑल इट वाज़ ग्रेट टॉक। और सेकंडली एक और चीज़ थी, यहाँ पे क्रेडिट का पूछा था किसी बच्चे ने। आपकी जो रिकमेंडेड है वो 128 से लेके 136 138 क्रेडिट तक होते हैं और ये जस्ट रिकमेंडेशन है। मिनिमम क्रेडिट की डेफिनिटली रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम की नहीं होती है। और बेसिकली आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, उन्होंने जो करिकुलम डेवलप किया होता है, जो उनका अप्रूव्ड करिकुलम होता है, उसको उन्होंने फॉलो करना होता है। और ज़ाहिर बात है जब पीसी आती है, तो वो फिर उस जो अप्रूव्ड करिकुलम है उसको पूछती है, फिर उसको डिफेंड करना होता है यूनिवर्सिटी ने। सो इट ऑल डिपेंड्स। अब जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ है वो 132 क्रेडिट्स पे डिग्री दे रहे हैं इंजीनियरिंग की, कुछ जो है वो 136 पर दे रहे हैं, कुछ 138 के ऊपर दे रहे हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि कौन-सी यूनिवर्सिटी है। तो आपने बेसिकली ओवरऑल क्रेडिट्स को नहीं देखना होता, आपने यूनिवर्सिटी को देखना होता है। बाकी मैं अवेलेबल हूँ, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए, और आप हमेशा से स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं। सर जवाद के बारे में ये बता दूं मैं कि ये रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के में पढ़ा रहे हैं, और काफ़ी अच्छे हैं और शुरू से ही बज़्म के साथ अटैच हैं। और जहाँ पे भी हमें कोई गाइडेंस वगैरह रिक्वायर होती है, ये हर मौके के ऊपर और हर डगर के ऊपर फ्राहम करते हैं। अल्लाह पाक इन्हें खुश रखे। और बाकी अगर आप में से किसी ने कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हो। जी अब्दुल्ला भाई पूछिए। अच्छा अब्दुल्ला भाई, मेरे ख्याल से माइक आपका अभी तक ठीक नहीं हुआ, चल नहीं रहा है, आवाज़ नहीं आ रही है। अ, चलें, अब्दुल्ला भाई के माइक में कोई मसला है? अगर अब्दुल्ला भाई आप टाइप कर दें तो बेहतर रहेगा, उस वक़्त तक अगर कोई और पूछना चाहे, किसी का कोई भी सवाल हो। अच्छा, शायद आपका किसी की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, सवाल नहीं है। बस मैं एक आखिरी चीज़ आप सबसे अर्ज़ करने जा रहा था, वो ये कि देखें, बज़्म बीएमई हम लोग चला रहे हैं, ठीक है? काफ़ी अरसे से, और हमें कुछ मिलना नहीं है, सही है? हमें कोई ये नहीं है कि हमें कोई मार्क्स दे देगा या हमें कोई इनाम दे देगा, ठीक है? तो आप सब लोग भी इसका हिस्सा हो। हमारा जो मेन मकसद है बज़्म बीएमई का, वो ये था कि हमारी फ़ील्ड के बारे में अवेयरनेस फैलाना। आज इस तरह सेशन हुआ, आज मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई, और मैं खुद सीख रहा हूँ, आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, अभी-अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ, ठीक है? तो जिस तरह आपको मैंने कुछ चीज़ें बताई, अब आपको ये चीज़ें पता चल जाएँ। अब मैं हया आपका सवाल लेता हूँ, तो आपने फिर ये करना है कि आपने यही चीज़ें आगे फैलानी हैं, लोगों को बताना है। और हमारे जो बज़्म में अगर आपको कुछ मिलती है ना अचीवमेंट, क्या अपॉर्च्युनिटी वगैरह, तो शेयर कर दिया करें। देखें, कोई कसम से किसी का हक नहीं खा सकता है। बस आप ये चीज़, और दूसरी आपको नज़र भी नहीं लगेगी। वो ताहिर जलील साहब कहते हैं ना हमें, एक दफ़ा यूनिवर्सिटी में आए तो सर ज़ीशान उन्हें कहते थे, ताहिर जलील साहब व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस बड़े लगाते हैं, या फिर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, जब भी चाइना जाते हैं तो कहते हैं आके कि मुझे मेरे दोस्त कहते हैं कि तुम्हें नज़र लग जाएगी, तो मैं उनको कहता हूँ कि शाहरुख खान को नज़र क्यों नहीं लगती है कि मुझे नज़र लगेगी, ठीक है? तो वजह ये है कि नज़र-शज़र कुछ नहीं लगेगी। आप बस सिर्फ़ लोगों की मदद करें, और फिर आपके साथ भी अच्छा होगा। लोगों के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ शेयर करें, कोई कुछ पूछता है उसकी मदद करें। बज़्म की टीम है हमारे पास, एक मीडिया मार्केटिंग की टीम है, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की टीम है। हमने बहुत कुछ किया हुआ है। अभी सिर्फ़ इसलिए हम लोग कर नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें एक्टिविटीज़ पूरे न्यूज़लेटर में मौजूद है, क्योंकि हमारे टीम के जो बंदे हैं, स्टूडेंट्स, वो एक्टिव इतने नहीं हैं। देखिए, मैं एक्टिव हूँ अभी, और कुछ लोग एक्टिव हैं, तो हम लोग हमेशा एक्टिव नहीं रह सकेंगे। डेफ़िनिटली हम लोगों ने खुद आगे जाके मास्टर्स करना है, पीएचडी करनी है, हम लोगों की अपनी ज़िंदगी भी है और चीज़ें भी देखनी है। हम लोग जितना सेल्फ करना कर हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अब आपकी भी ज़िम्मेदारी है, तो आप में से जो भी हमारी टीम के साथ मिलके किसी भी तरह से काम करना चाहे, तो बिल्कुल करें। खुद से अपना दिया जलाएँ, और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको इसकी बेहतरीन जज़ा देंगे। और चलें, बस हया का क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर क्लास को ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसके बाद मेरा एक अगला लेक्चर भी है। जी हया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम एज अंडर ग्रेड्स रिसर्च साइट पे कैसे जा सकते हैं और किसी स्पेसिफिक डोमेन में एक्सपर्टीज़ कैसे गेन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। हम विद द फ्लो उनको पढ़ते तो चले जाते हैं, आगे आगे बढ़ते जाते हैं, मगर हमारी स्पेसिफिक डोमेन में एक्सपर्टीज़ नहीं हो पाती हैं। एज अ अंडर ग्रेड जो मैं स्ट्रगल फेस करती हूँ, तो इसका क्या सोल्यूशन है? अच्छा, इसका बड़ा अच्छा सॉल्यूशन है, और शुक्रिया पूछने के लिए। देखें, इसके लिए ये है ना, एक चीज़ को पकड़ें और उसे छोड़ें ही नहीं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, जो ही आप अभी 3rd सेमेस्टर में हूँ, तो आपको ये पता हो कि मैंने बनानी है, मैंने काम करना है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसिंग के हवाले से, ठीक है? मैंने इसमें अपनी स्किल्स को डेवलप करना है बीसीआई के हवाले से। तो आप क्या करेंगे, पहला आप कोर्स आएगा 3rd सेमेस्टर में, बायोमेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बायोमेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप बेसिकली खुद से ओपैम वगैरह को जोड़ के एक इस तरीके की डिवाइस बनाएँगे जिससे आप ईईजी के सिग्नल्स को लेंगी, ठीक है? बायोमेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स हो गया खत्म। फिर अगले कोर्स में आप जाएँगी, तो अगले सेमेस्टर में जब आप चौथे सेमेस्टर में जाएँगी, तो आप पढ़ेंगी बायोमैकेनिक्स के हवाले से, या फिर रिहैबिलिटेशन बायोमैकेनिक्स के हवाले से, रिहैबिलिटेशन इंजीनियरिंग आ गया था। तो जब आप बायोमैकेनिक्स से पढ़ेंगी, तो आप बायोमैकेनिक्स को भी जोड़ेंगी इसके साथ। आप देखेंगी कि जब मैं कोई फॉर एग्ज़ाम्पल अपने हाथ को कंट्रैक्ट कर रही हूँ, तो उस वक़्त मेरे दिमाग में जो आपने बायोमेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में ईईजी की मशीन बनाई थी, उसमें देखेंगी हाथ को कंट्रैक्ट करके कि किस तरीके का सिग्नल आ रहा है, ठीक है? मैं आप सबके सवाल लेता हूँ बस थोड़ा-सा। अच्छा, उसके बाद फिर बायोमैकेनिक्स हो गई,
बायोमैकेनिक्स के बाद फिर जब आप अगले सेमेस्टर में आएँगे, फिर वही एनालॉग सिग्नल जो आपका होगा, फिर आपका एक बायो सिग्नल प्रोसेसिंग का कोर्स आएगा, आप उसमें आ जाएँगे तो उसको और मज़ीद बेहतर करेंगे। फिर उसी में अगले सेमेस्टर में आपका कोर्स आएगा एआई, उसी के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्लाई कर देंगे, तो आपकी डेफ़िनिटली ऐसी स्किल डेवलप होगी कि कुछ सोच भी नहीं सकता है, ठीक है? तो मतलब ये पूरी बात करने का मकसद ये है कि आप हर सेमेस्टर में अलग-अलग प्रोजेक्ट ना बनाएँ, एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाएँ और उसको रिलेट करें हर कोर्स के साथ, ठीक है? मैं यही करता था, मैं 4 कोर्स हूँ, 5 कोर्स हूँ, मैंने बनाना प्रोजेक्ट एक ही था, आराम से एक ही प्रोजेक्ट बनाता था, उसके ऊपर एक पेपर भी निकल जाता था, उसके ऊपर अच्छे से काम भी हो जाता था, ठीक है? तो आप भी यही करें और ये मेरे ख्याल से ये बेहतर रहेगा। और कोई चीज़? फ़ायदा आपसे पहले पूछ लेते हैं, बताइए? अस्सलाम वालेकुम सैम भाई। मुझे यही कहना था, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो हमें अपनी फील्ड का थोड़ा-सा मतलब हमें बहुत कुछ पता चला। पहले इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं था, अब इतना पता है कि हम कितने डोमेन्स में जा सकते हैं। बाकी वरना यूनिवर्सिटी में तो यही बताया जाता है कि आप बस डिवाइसेस ठीक करेंगे और लाइक इस तरीके से। तो थैंक यू सो मच, इतना हमें नॉलेज मिली। कोई मसला नहीं मेरी बहन, कोई चीज़ आपने और पूछनी हो आप पूछ सकती हैं और शुक्रिया क्योंकि ये फ़ायज़ा ने मुझे कहा था ये वाला सेशन रखने के लिए और इन्हीं की ख़्वाहिश पे हम लोगों ने ये सेशन रखा है। तो अगर आपने कुछ और पूछना आप पूछ लें। थैंक यू सो मच सैम भाई, बस मुझे यही कहना था। जज़ाकल्लाह। जी अरीशा आपने कुछ और पूछना था? हाँ जी, मैंने पूछना था कि आपने ये बात बोली है ना कि जो बंदा आपसे ये बात बोलता है कि जीपीए मैटर नहीं करता, आपकी जो आपको नॉलेज जो आपके पास है, जो स्किल्स हैं वो मैटर करती हैं। आपने बोला है कि वो झूठ बोलता है। तो मुझे बस ये बात क्लैरिफ़ाई करनी है कि फर्स्ट सेमेस्टर से हमने इवन टीचर से भी ये बात सुनी है कि जीपीए मैटर इतना नहीं करता, मतलब 3.5 है तो बहुत है। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आपको हैंड्स ऑन नॉलेज है तो वो ज़्यादा मैटर करता है और तो फिर मुझे ये पूछना है कि मिनिमम कितना जीपीए होना चाहिए एट द एंड ऑफ डिग्री? और जीपीए ठीक है। मीन्स कि ऐसा होता है ना कि 2.9 वाले जो जीपीए वाले होते हैं, वो भी समटाइम्स 4 वालों के ऊपर मतलब 4 जिनका होता है वो नीचे होते हैं और जो 2.9 वाले होते हैं वो उनको लीड कर रहे होते हैं और ऐसा देखा गया। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि मतलब मिनिमम क्या जीपीए रिक्वायरमेंट है? ठीक है। अच्छा पहली चीज़ ये है कि जीपीए बंदे की स्किल को डिफ़ाइन नहीं करता है, ठीक है? मैं ये नहीं मानता हूँ कि एक बंदा का जिसका जीपीए बहुत अच्छा है, जिसका 4 आउट ऑफ 4 जीपीए है तो वो बंदा काबिल है, नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि यूनिवर्सिटीज़ में जीपीए कैसे आते हैं, ठीक है? तो पहली चीज़ तो ये है। लेकिन जीपीए फिर भी इम्पोर्टेंट बहुत है। वजह ये है कि जीपीए आपके लिए दरवाज़ा खोलता है। अगर आप कहोगे नहीं भाई मैं तो सिर्फ़ स्किल्स के ऊपर फ़ोकस करूँगा, जीपीए के ऊपर ध्यान देता ही नहीं हूँ और आप जीपीए 2.5 लेके बैठे हो, आपको इंटरनेशनल स्कॉलरशिप मिलेगी ही नहीं क्योंकि एमआईटी में एडमिशन के लिए आपको 3.5 से ऊपर जीपीए चाहिए होता है। हार्वर्ड में एडमिशन के लिए आपको 3.8 से ऊपर जीपीए होगा तो आपको मिलेगा। इरास्मस की जब स्कॉलरशिप होती है तो उनकी पहली स्कॉलरशिप को जब वो तोलते हैं तो उसमें जीपीए का एक खास वेटेज होता है। कहते हैं कि जिस बंदे का जीपीए जितना अच्छा होगा उसको उतना ज़्यादा एज मिलेगा। तो यानी देखें जीपीए मैं खुद ये समझता हूँ कि मेरी क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है कि जीपीए अगर आप टीचर्स की हाँ में हाँ मिला रहे हैं तो पाकिस्तान में आपका जीपीए अच्छा आ जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप वाक़ई काबिल हो, ठीक है? मैं इस चीज़ को मानता हूँ। लेकिन बाहर के बंदे को नहीं पता है कि आपने टीचर की हाँ में हाँ मिलाई थी या किस तरीके से। बाहर का बंदा ये देखता है कि जिस तरह मैं अभी जी सर बस मैं आपका लेता हूँ 1 मिनट। बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे पूछते हैं आपसे अक्सर कि हमारे पास मैथमेटिक्स की आपका कितना जीपीए आया मैथमेटिक्स के कोर्सेज़ में जब आप इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करते हो। तो देखें अगर आपने वहाँ पे अच्छे से मेहनत ना की हो, तो तब भी आपके लिए काफ़ी मसले आते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जीपीए आप कोशिश करें मेरे ख़्याल से कि 3 से ऊपर होना चाहिए ताकि आपके लिए दरवाज़े बंद ना हों। और दूसरी चीज़ ये है कि सारे बच्चों का ही जीपीए हाँ में हाँ मिलाने से नहीं आता है, लेकिन कुछ लोगों का आता है, ये भी फैक्ट है। जी सर। जी, इसमें मैंने एक छोटी-सी बात करनी थी। ये ना थोड़ी-सी मिसकंसेप्शन है। हम लोग एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल पकड़ते हैं और उसको भी बहुत ज़्यादा हाइलाइट कर देते हैं। इसकी एक टिपिकल एग्ज़ाम्पल है जैसे कहते हैं ना कि जी जो बिलियनियर्स हैं वो तो आमतौर पे वो लोग हैं जो कि यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट्स होते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल देते हैं वो बिल गेट्स की दे देते हैं और फिर 1-2 और लोगों की दे देते हैं। तो अगर आप ज़रा स्टैट्स को देखिए ना, तो इस वक़्त जो दुनिया में बिलियनियर्स हैं दे आर लाइक 18% जो है वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं। और आपके जो बिलियनियर्स हैं 33% आपके बिलियनियर्स पीएचडी डिग्री होल्डर्स हैं। तो ये थोड़ी-सी मिसकंसेप्शन है लोगों में और बेसिकली आप लोगों ने उनको देखा होता है वो लोग खुद को ज़्यादा हाइलाइट कर देते हैं जो लोअर जीपी वाले होते हैं और फिर ऊपर अच्छी पोज़ीशन पे चले जाते हैं।
वो खुद को हर जगह पे हाईलाइट करते हैं कि जी हमारा जीपी इतना है, हमारा जीपी इतना है, और आप कम जीपी, ज्यादा जीपी वाले हमसे नीचे काम कर रहे हैं। इसके बरक्स जो लोग अच्छा जीपी लेकर अच्छी पोजीशन पे बैठे होते हैं, वो इस चीज को ज्यादा हाईलाइट नहीं करते हैं। तो इस वजह से ना ये चीज थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो जाती है कि लो जीपी वाले जो उनसे ना लोग वो ऊपर बैठे हुए हैं। अदरवाइज अगर आप रियल टाइम सिनेरियो में देखें ना, आप जितने भी हेड ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स बैठे हुए हैं, ये रफली वही हैं लोग जिनके 3.5 3.7 जीपीएस हैं, और वो काबिल हैं इसलिए उस जगह पे बैठे हुए हैं। तो और सेकंडली ये चीज होती है कि आप जैसे ये साइम भाई ने भी जिक्र किया कि जीपी आपके लिए एक बेसिकली थ्रेशोल्ड होती है। मैं आपको इसी एग्जांपल देता हूँ। मैंने 2008 में मास्टर्स में एडमिशन लेना था, तो यूईटी ने रिक्वायरमेंट रखी हुई थी 3.0 की, कि जी 3.0 वाले एडमिशन ले सकते हैं। मेरे साथ कुछ मेरे एक दो सीनियर थे और कुछ एक दो और लोग थे। वो एक्सट्रीमली टैलेंटेड किस्म के लोग थे, लेकिन उनका जीपीए जो है वो 2.97 था, एक का आई थिंक एक का 2.98 था। तो वो जो है वो एलिजिबल ही नहीं थे एडमिशन के लिए। उनका उन्होंने टेस्ट दे दिया था, टेस्ट के बाद उनका रिजल्ट आया था, तो उनको टेस्ट दे दिया। टेस्ट में उनके मार्क्स किसी के 90 आ रहे हैं, किसी के 92 आ रहे हैं, लेकिन वो इनहेरेंटली वो लाइक एलिजिबल ही नहीं थे एडमिशन के लिए। तो समटाइम्स आपको फॉलो करना पड़ता है इन चीजों को। लाइक आपको एक थ्रेशोल्ड जो है उसको क्रॉस करना पड़ता है, और जीपीए जो है ये आपका पहला थ्रेशोल्ड है किसी भी जॉब के लिए। अभी जैसे साइम भाई ने जिक्र किया कि कोई जॉब आती है उसके लिए 500-600 सीवीज आ जाती हैं, एप्लीकेशन आ जाती है, तो जो सबसे पहला थ्रेशोल्ड रखते हैं वो कहते हैं अच्छा इतनी ज्यादा सीवीज आ गई, तो हम यूं करते हैं अपने जो जीपीए उसको ज्यादा कर देते हैं। लाइक उन्होंने अगर इनिशियली 3 रखा हुआ था, तो उसको 3.3 कर देंगे, 3.5 कर देंगे। तो फिर इसमें बहुत सारे लोग ऑटोमेटिकली जो हाईली स्किल्ड भी होते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली लाइक ड्रॉप आउट हो जाते हैं उसमें से। बहुत शुक्रिया सर। मुझे उम्मीद है कि अरीशा को अब ये चीज़ क्लियर हो गई होगी और आपने बहुत अच्छे से और आसान अंदाज से इसे एक्सप्लेन किया। जी अरीशा, क्लियर है? जी क्लियर है, लेकिन मेरा एक और क्वेश्चन है, अगर आप प्लीज़ आंसर कर दें कि जो अंडर ग्रेड लेवल है, मतलब जैसे हमारा बीएस लेवल है, तो यहाँ पे क्या रिसर्च पब्लिकेशन, जैसे आपने बताया कि कॉन्फ्रेंस पेपर होना चाहिए, जर्नल पेपर एटलीस्ट एक होना चाहिए, ये होना ज़रूरी है? और इन केस अगर ज़रूरी नहीं है, इन केस अगर नहीं होता, मतलब एक बच्चा उसका नहीं है कोई कॉन्फ्रेंस पेपर या नहीं है कोई जर्नल पेपर, तो क्या वो स्कॉलरशिप्स जैसे इरेस्मस हो गई मास्टर्स के लिए, वो अवेल नहीं कर सकता, या फिर उसके चांसेस कम हो जाते हैं? या अगर जैसे अब मैं अपनी बात करूँ तो मैं 8th सेमेस्टर में हूँ, लास्ट सेमेस्टर में जाके वो इन चीज़ों पे इतना काम कर सकता है कि कॉन्फ्रेंस पेपर और जर्नल पेपर पे के वो स्कॉलरशिप्स अवेल करे, या फिर ये, क्योंकि ये मोस्टली तो मतलब मास्टर्स में होता है ना, मतलब अंडर ग्रेड में तो मोस्टली नहीं होता। ठीक है सर, आप इनको आंसर करना चाहेंगे या मैं कर दूं? चले। अच्छा ठीक है अरीशा, देखें, अपने आप को बस हमें बेहतर बनाना है, ठीक है? पहली चीज़ जवाब ये है कि अगर आपने देखें आजकल की दुनिया में जो अच्छे जीपीए वाले बच्चे हैं, अगर आप रिफा में अपनी क्लास को भी उठा के देखें तो आपकी क्लास में ही कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका जीपीए भी अच्छा है और साथ में वो रिसर्च अपना पेपर भी निकाल रहे हैं। आपकी अपनी क्लास में ही आप देख सकते हो, ठीक है? तो देखें, आपको किसी को मौका दो ही नहीं, हम लोग जो हैं, हम लोगों के पास आगे बढ़ने का एक ही मौका है, वो है स्कॉलरशिप, सही है? हमारे पास कोई हमारे जो ख़ानदान वाले इतनी जायदादें वग़ैरह नहीं है कि हम लोग जाएँगे। हमारे पास एक ही चीज़ है स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप मिलेगी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और स्कॉलरशिप मिलने के लिए हमारे पास जो हथियार है सबसे बड़ा वो ये है कि हमारी हमारी जो काबिलियत है, हमारी जो पढ़ाई है। तो हम लोग कोशिश करें कि इस काबिल बनें कि कोई दाग लगने ही ना पाए, ठीक है? या कोई किसी भी तरीके से हम लोग पीछे रह ही ना पाएँ, सही है? तो उसके लिए फिर आपने करना क्या है, उसके लिए आप अपना एक अच्छा जीपीए भी रखो। अच्छे जीपीए के साथ-साथ आप ये भी कोशिश करो कि आपकी रिसर्च पब्लिकेशन भी हो और अच्छे जर्नल में भी हो। क्योंकि मैं बताऊँ, अगर कुछ स्कॉलरशिप्स के लिए जब आप लोग अप्लाई करते हो ना, तो स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते वक़्त वो फिर आपसे पूछते हैं कि आपकी कितनी पब्लिकेशंस हैं बाकायदा। अभी भी आप चाइना में अप्लाई करो, देखें, जब आपको मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप मिलती है तो वो आपको प्रोफ़ेसर के अंदर रिसर्च करने के लिए मिलती है, ठीक है?
प्रोफेसर मास्टर्स के लिए आपको उसी वक्त लेंगे जब उन्हें पता होगा कि ये जो बच्चा है इसने पहले से रिसर्च की है, इसको रिसर्च का एक्सपीरियंस है और ये इससे मेरा भी नाम बढ़ेगा आगे। हर बंदा दुनिया में अपने मतलब देखता है, ठीक है। इवन कि अगर आपको खुबानी का जो एक दरख्त होता है वो भी खुबानी आपको इसलिए देता है कि ताकि उसके बीज की आगे प्रमोशन हो सके, उसकी नस्ल आगे बढ़ सके, ठीक है। इसी तरीके से जो आपको जॉब वगैरह दे रहे हैं या फिर जो आपको आगे रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, तो उन्हें चाहिए होगा कि वो आप एक अच्छा पेपर लिख के उनकी भी प्रमोशन करो, उनकी भी साइटेशन बढ़ाओ। तो इसलिए कोशिश करें कि आप पेपर लिख लें, आपका जो अभी एफवाईपी होगा उसके ऊपर आप लिखें, कोई मसला नहीं। जब आप लोग ठान लोगे तो काम हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, इसमें मैं एक छोटी सी चीज ऐड कर दूं प्लीज। ये ना, इसमें सबसे पहली चीज होती है अपने मेंटोर को चूज करना होता है ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी। आप पहले दूसरे सेमेस्टर में हैं, इवन लाइक थर्ड फोर्थ सेमेस्टर तक आप किसी एक बंदे को चूज कर लें कि आई वांट टू फॉलो दिस पर्सन। आप उनके पास जाएं, उनसे पूछें कि जी मैं ये काम करना चाहती हूँ, कैसे करूँ। लाइक मैं पब्लिकेशन करना चाहती हूँ तो क्या, लाइक किन स्टेप्स को मैं फॉलो करूँ। तो उसके बाद आपने जस्ट उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, जिस तरीके से वो आपको ट्रेन करें आप उस तरीके से ट्रेन हो जाए। वो ऑटोमेटिकली आपकी 2 से 3 पब्लिकेशन निकल आएंगी बाय द एंड ऑफ योर डिग्री, बैचलर्स डिग्री। अभी ये रिफा लाहौर के अंदर हमारे स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने रिसेंटली 13.4 आई थिंक इम्पैक्ट फैक्टर के अंदर पेपर पब्लिश किया है। इसी तरीके से उन्होंने उससे पहले भी 2-3 इम्पैक्ट फैक्टर पेपर्स पब्लिश किए थे, और ये अभी हमारे जो तकरीबन जो है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तकरीबन हर एक की एक-एक 2-2 पब्लिकेशन मौजूद है। उसकी रीजन ये थी कि उन्होंने तकरीबन 4th सेमेस्टर से ही डिसाइड कर लिया था कि दे वांट टू गो अब्रॉड। उसके लिए ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हमें लाइक कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहली चीज पब्लिकेशन ही थी। उसके लिए उन्होंने जो फैकल्टी मेंबर्स जो उनको पसंद है उनको चूज किया, फिर उनसे वो गाइडेंस लेते रहे और फिर उन्होंने उसको लाइक 6-7 सेमेस्टर में एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आप किसी मेंटर को चूज करें और फिर उसको फॉलो करें। मेरे ख्याल से अरीशा चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपकी, और आप भी कोशिश यस। लाजमन करिएगा। ठीक है। और किसी ने कुछ पूछना था? अगर पूछना हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग इस सेशन को एंड करें। ठीक है। अच्छा, बस आपसे ये आखिरी रिक्वेस्ट, हम लोग इसको एंड करते हैं। आप इस सेशन के हवाले से फीडबैक देना चाहें तो फीडबैक लाजमन बज़ में दे दीजिएगा ताकि बाकी लोग भी मोटिवेट हों। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके तावन का। कोई बात गिरां गुजरी हो तो मैं माजरत ख्वाऊँ। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।